आपका स्वागत है उस दुनिया में जहां शब्दों से पहले शरीर बोलता है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के इशारे नहीं हैं। वो सच हैं जो लोग आपकी आंखों में देखकर बिना कुछ कहे समझ लेते हैं। कभी महसूस किया है कि कोई सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा, या कोई एक शब्द भी बोले बिना पूरे कमरे पर असर छोड़ देता है। यही खेल है बॉडी लैंग्वेज का। हम सोचते हैं कि हमारी बातों से हमारी पहचान बनती है, लेकिन असली इंप्रेशन हमारे बैठने के तरीके, आंखों की स्थिरता, हाथों की हलचल और चेहरे के उन भावों से बन चुका होता है जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हर मुलाकात में हम खुद को साबित नहीं करते, हम खुद को दिखा देते हैं। सबसे खतरनाक इशारे वो होते हैं जो अनजाने में निकल जाते हैं। हल्की सी बेचैनी, उंगलियों की हरकत, नजर का पल भर के लिए झुक जाना, और सामने वाला समझ जाता है कि कहानी कुछ और है। लेकिन यही शरीर अगर समझ में आ जाए तो सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। जब पोस्चर सीधा होता है तो आत्मविश्वास दिखता नहीं, महसूस होता है। जब जेस्चर साफ होते हैं तो शब्दों पर भरोसा अपने आप बनता है। और जब शरीर और सोच एक दिशा में चलते हैं तो आपकी मौजूदगी बोलने लगती है, बिना आवाज के। यह सफर सिर्फ लोगों को पढ़ने का नहीं है, यह खुद को उस लेवल पर ले जाने का है जहां आप कुछ कहें या ना कहें, लोग आपको गंभीरता से लें। क्योंकि इस दुनिया में हर बात सुनी नहीं जाती, लेकिन हर हरकत देखी जाती है। तो स्वागत है उस कला में जहां चुप्पी भी सब कुछ कह देती है। आज हम इसी कला को गहराई से समझेंगे, बॉडी लैंग्वेज फॉर डमीज की इस समरी में, जहां हर जेस्चर, हर नजर और हर छोटी हरकत का मतलब धीरे धीरे साफ होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। इंसान ने बोलना सीखने से बहुत पहले समझना सीख लिया था। जब शब्द मौजूद नहीं थे तब भी भावनाएं थीं। डर था, भरोसा था, खतरे की पहचान थी। उस समय कोई यह नहीं कहता था कि मुझे डर लग रहा है, शरीर खुद पीछे हट जाता था। कोई ये नहीं कहता था कि मैं गुस्से में हूं। आंखें लाल हो जाती थीं, जबड़ा कस जाता था, मुट्ठियां अपने आप भींच जाती थीं। बिना एक भी शब्द बोले सामने वाला समझ जाता था कि सामने क्या चल रहा है। यहीं से एक ऐसी भाषा पैदा हुई जिसे कभी सीखा नहीं गया, लेकिन जो हर इंसान को आती है। समय बदला, सभ्यताएं बदली, शब्द आए, भाषाएं बनी, लेकिन शरीर का तरीका नहीं बदला। आज भी इंसान वही करता है जो उसका दिमाग और शरीर उसे करने को कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम शब्दों की आड़ में अपने असली भाव छुपाने की कोशिश करते हैं। हम मुस्कुराकर कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कंधे झुके होते हैं। हम कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखें बार बार चुराती हैं, और यहीं पर शरीर शब्दों को बेनकाब कर देता है। हर मुलाकात में, हर बातचीत में, हर कमरे में घुसते ही एक साइलेंट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस किया जाता है। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन असहज है, कौन खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, और कौन अपनी मौजूदगी से ही असर छोड़ रहा है। ये सब कुछ सेकंडों में तय हो जाता है। हमें लगता है कि हम लोगों को उनकी बातों से आंकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसला बहुत पहले हो चुका होता है। शरीर कभी भी दिमाग की तरह प्लान नहीं करता। दिमाग सोच सकता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, लेकिन शरीर सीधे उस हिस्से से जुड़ा होता है जो इंस्टिंक्ट से काम करता है। इसीलिए शब्दों को कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन जेस्चर्स को नहीं। कोई इंसान चाहे जितना अभ्यास कर ले, फिर भी उसकी आंखों की चमक, उसकी सांसों की गति, हाथों की हल्की सी बेचैनी या शरीर का सिमटना उसे पकड़वा ही देता है। यही वजह है कि कभी कभी हम कहते हैं, मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, या कुछ सही नहीं लगा, जबकि सामने वाले ने कुछ गलत कहा ही नहीं होता। असल में हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली होती है। हमारे दिमाग ने उन संकेतों को पकड़ लिया होता है जिन्हें शब्दों में बदलने का हमें हुनर नहीं आता। ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये वही पुरानी सर्वाइवल लैंग्वेज है जो आज भी हमारे भीतर जिंदा है। इंसान हर पल सिग्नल्स भेज रहा होता है, कैसे बैठा है, कितनी जगह घेर रहा है, आंखें कितनी देर टिक रही हैं, हाथ खुले हैं या खुद से चिपके हुए हैं। ये सब बातें सामने वाले को लगातार मैसेज भेज रही होती हैं। कोई इंसान जब खुलकर बैठता है, शरीर रिलैक्स्ड होता है, मूवमेंट स्मूथ होती है, तो बिना बोले एक भरोसेमंद छवि बन जाती है। वहीं जब कोई व्यक्ति सिकुड़ कर बैठता है, हाथ छुपाता है, पैर बार बार हिलाता है, तो शब्द कितने भी अच्छे हों, मन में सवाल उठने लगते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज को कभी एक इशारे से नहीं समझा जाता। एक जेस्चर कुछ नहीं बताता, लेकिन जेस्चर्स का सिलसिला पूरी कहानी कह देता है। नज़र, पॉस्चर, मूवमेंट और सिचुएशन सब मिलकर अर्थ बनाते हैं। इसीलिए यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान देने की कला है।
जितना ज्यादा ध्यान उतनी ज्यादा सच्चाई साफ दिखने लगती है। धीरे धीरे यह समझ सिर्फ दूसरों तक सीमित नहीं रहती, इंसान खुद को भी पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलने लगता है कि वह कब नर्वस होता है, कब डिफेंसिव हो जाता है, कब सच में कॉन्फिडेंट होता है और कब सिर्फ दिखावा कर रहा होता है। और यही वो बिंदु है जहां बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, बल्कि बदलने की ताकत बन जाती है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि उसका शरीर क्या कह रहा है, तब वह अपने शब्दों से पहले अपनी मौजूदगी को संभालना सीख जाता है। और यहीं से असली सफर शुरू होता है, एक ऐसी समझ की ओर जहां बोलने से पहले शरीर बोलता है और सही तरह से बोला गया शरीर शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाता है। जब इंसान के शरीर को ध्यान से देखा जाता है तो समझ में आता है कि हर हरकत का कोई ना कोई मतलब होता है। कोई भी मूवमेंट यूं ही पैदा नहीं होती। कभी हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कभी पैर बेचैन होने लगते हैं, कभी आंखें बार बार इधर उधर घूमती हैं। बाहर से देखने पर ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन भीतर ये दिमाग की चल रही कहानी का हिस्सा होती हैं। शरीर उस कहानी को बिना बोले सामने रख देता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर बॉडी मूवमेंट एक जैसी नहीं होती। कुछ हरकतें जानबूझकर की जाती हैं और कुछ बिना सोचे समझे निकल जाती हैं। जब कोई व्यक्ति हाथों से बात समझाता है, उंगलियों से गिनती करता है या सिर हिलाकर सहमति जताता है, तो ये सब कॉन्शियस जेस्चर्स होते हैं। दिमाग पहले फैसला करता है और शरीर बाद में उसे दिखाता है। लेकिन इसके उलट कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अचानक आती हैं, पल भर रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। यहीं से बॉडी लैंग्वेज की असली परत खुलती है। शरीर सिर्फ वो नहीं दिखाता जो हम दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो भी दिखा देता है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो उसका शरीर उसे बचाने की कोशिश करता है। हाथ सीने के सामने आ जाते हैं, पैर एक दूसरे में उलझ जाते हैं, कंधे सिकुड़ जाते हैं। ये सब एक तरह की सुरक्षा दीवार होती है जो दिमाग अपने आप खड़ी कर देता है। व्यक्ति कुछ भी बोले, शरीर साफ बता रहा होता है कि वह पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। कोई बार बार बालों से खेलता है, कोई बात करते हुए भौहों को छूता है, कोई हर सोच के बीच ठुड्डी सहलाने लगता है। ये हरकतें धीरे धीरे उस इंसान का हिस्सा बन जाती हैं। इन्हें देखकर लोग उसे पहचानने लगते हैं, भले ही उन्हें पता न हो कि वे क्या देख रहे हैं। शरीर आदतों को संभाल कर रखता है और हर बार मौका मिलने पर उन्हें दोहरा देता है। फिर कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बेवजह लगते हैं। उंगलियों से मेज पर थपथपाना, पेन से खेलना, कपड़ों को ठीक करते रहना, बिना वजह गर्दन या नाक को छूना। ये हरकतें किसी सामने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के लिए होती हैं। दिमाग में जमा हुई बेचैनी या तनाव को बाहर निकालने का ये तरीका होता है। व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका शरीर जानता है कि उसे हल्का होना है। सबसे दिलचस्प इशारे वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। चेहरे पर पल भर के लिए आया भाव, आंखों के पास हल्का सा तनाव, होंठों का एक क्षण के लिए कस जाना। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। ये उस सच की झलक होते हैं जिसे शब्द पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इशारे ज्यादा देर टिकते नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो कहानी साफ हो जाती है। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को कभी भी एक ही जेस्चर से नहीं समझा जाता। एक व्यक्ति ने हाथ बांध लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा डिफेंसिव है। लेकिन अगर हाथ बांधे हुए हैं, शरीर पीछे की ओर झुका है, आंखें संपर्क से बच रही हैं और आवाज में कसाव है, तो ये सब मिलकर एक साफ संकेत बनाते हैं। शरीर हमेशा समूह में बात करता है, अकेले नहीं। जैसे जैसे इन हरकतों को समझने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अब लोग सिर्फ बोलते हुए नहीं दिखते, बल्कि पूरी तरह पढ़े जाने लगते हैं। उनके रुकने का तरीका, उनके हंसने की सच्चाई, उनकी चुप्पी की वजह, सब कुछ इशारों में खुलने लगता है। और सबसे अहम बात ये कि ये समझ किसी जजमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि अवेयरनेस के लिए होती है। धीरे धीरे ये अवेयरनेस खुद पर भी लागू होने लगती है। इंसान अपने ही जेस्चर्स पहचानने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि वह कब असहज हो जाता है, कब खुद को बचाने की कोशिश करता है और कब सच में खुला हुआ महसूस करता है।
यहीं से बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, बल्कि बदलने की प्रक्रिया बन जाती है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि उसका शरीर कब, क्यों और कैसे प्रतिक्रिया देता है, तब वह अपनी मौजूदगी को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। और यही समझ इस सफर को अगले स्तर कह ले जाती है, जहां शरीर सिर्फ इशारे नहीं करता, बल्कि सोच के साथ मिलकर असर पैदा करता है। पार्ट 2। जब इंसान किसी कमरे में दाखिल होता है, तो सबसे पहले उसका शरीर पहुंचता है। शब्द बाद में आते हैं। सिर किस ऊंचाई पर है, गर्दन सीधी है या झुकी हुई, आंखें सामने टिक रही हैं या जमीन तलाश रही हैं, ये सब कुछ सेकंडों में सामने वाले तक पहुंच जाता है। यही वो पल होता है जहां दिमाग नहीं, शरीर पहली पहचान बनाता है। सिर और चेहरा शरीर के सबसे ज्यादा बोलने वाले हिस्से हैं। चेहरे पर चल रही हल्की सी हलचल भी बहुत कुछ बता देती है। भौहों का उठना, आंखों का सिकुड़ना, होंठों का कस जाना या हल्की सी मुस्कान, ये सब सिर्फ भाव नहीं होते, ये अंदर चल रही सोच की झलक होते हैं। कई बार इंसान कुछ और सोच रहा होता है, कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन चेहरा उस अंतर को छुपा नहीं पाता। आंखें इस पूरी भाषा का सबसे गहरा हिस्सा होती हैं। इंसान चाहे जितना भी अभ्यास कर ले, आंखों की सच्चाई को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। नजर का टिकना, अचानक हट जाना, बार बार झपकना या किसी खास दिशा में देखना, ये सब दिमाग के प्रोसेस से जुड़े होते हैं। जब कोई चीज पसंद आती है, तो आंखें अपने आप उसमें रुक जाती हैं। जब असहजता होती है, तो नजर रास्ता ढूंढने लगती है। चेहरे का ऊपरी हिस्सा अक्सर नियंत्रण में रहता है, लेकिन निचला हिस्सा जल्दी सच दिखा देता है। होंठों का हल्का सा दब जाना, जबड़े का कस जाना या मुस्कान का सिर्फ औपचारिक रह जाना, ये सब उस तनाव को दिखाते हैं जिसे शब्द छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रह जाती है। सबसे रोचक बात यह है कि ये सारे संकेत बहुत तेजी से बदलते हैं। कभी कभी एक भाव सेकंड के भी छोटे हिस्से में आता है और चला जाता है। ज्यादातर लोग उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन दिमाग उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इसी वजह से हमें कई बार किसी इंसान के साथ अजीब सा एहसास होता है, बिना ये जाने कि क्यों। शरीर ने कुछ देख लिया होता है, लेकिन शब्दों में ढालने का समय नहीं मिला होता। सिर का झुकाव भी अपने आप में एक भाषा है। थोड़ा सा झुका हुआ सिर अपनापन दिखा सकता है, लेकिन लगातार झुका हुआ सिर दबाव या झिझक की ओर इशारा करता है। सिर पीछे की ओर जाना आत्मविश्वास या कभी कभी घमंड भी दिखा सकता है। ये सब बातें उस संदर्भ पर निर्भर करती हैं जिसमें ये हरकतें हो रही हैं। शरीर कभी भी अकेले में कुछ नहीं कहता, हर चीज माहौल से जुड़ी होती है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ जेस्चर्स का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हर पल अपडेट होता रहता है। जैसे ही सोच बदलती है, शरीर उसका असर दिखाने लगता है। जैसे ही भाव बदलते हैं, चेहरे की मांसपेशियां नई स्थिति में ढल जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, तो बातचीत की गहराई बदल जाती है। अब वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि भावों को महसूस करता है। अब वो जवाब सिर्फ सुने हुए वाक्यों पर नहीं देता, बल्कि देखे गए संकेतों पर भी देता है। यहीं से कम्युनिकेशन एक नए स्तर पर पहुंचती है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह समझ किसी को मात देने के लिए नहीं होती। ये दूसरों को नीचा दिखाने का औजार नहीं है। ये एक अवेयरनेस है जो रिश्तों को साफ बनाती है, गलतफहमियों को कम करती है और बातचीत को सच्चा बनाती है। क्योंकि जब इंसान सच में देखना सीख लेता है, तो वह ज्यादा ध्यान से बोलता भी है। और यहीं से शरीर के बाकी हिस्सों की कहानी और गहरी होने लगती है। क्योंकि जो ऊपर दिखता है, वो सिर्फ शुरुआत होती है। जब इंसान कुछ नहीं बोलता, तब उसका चेहरा सबसे ज्यादा बोलता है। चेहरा शरीर का वो हिस्सा है जो हर पल बदलता रहता है, जैसे अंदर चल रही सोच की लाइव स्क्रीन हो। हम चाहें तो अपने शब्दों को रोक सकते हैं, अपने हाथों को संभाल सकते हैं, लेकिन चेहरे पर उभरते भावों को पूरी तरह कैद करना लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि चेहरे की मांसपेशियां दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जहां भावनाएं जन्म लेती हैं, तर्क नहीं। कई बार इंसान कुछ और महसूस कर रहा होता है और कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान में जान नहीं होती। वह गंभीर दिखना चाहता है, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक जाती है। यहीं से चेहरे की भाषा अपनी असली ताकत दिखाती है। चेहरा झूठ नहीं बोलता, वह बस बहुत तेजी से सच दिखाकर आगे बढ़ जाता है। आंखों के आसपास का हिस्सा सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। किसी बात से खुशी मिलती है,
तो आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। डर या तनाव होता है तो पलकें ज्यादा झपकने लगती हैं या आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गुस्सा अक्सर भौहों के बीच दिखता है, जहां हल्का सा तनाव जमा हो जाता है। इंसान इसे नोटिस नहीं करता, लेकिन सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। होंठ और जबड़ा भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। जब कोई बात पसंद नहीं आती तो होंठ अपने आप कस जाते हैं। जब कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन रोक लेता है तो जबड़ा सख्त हो जाता है। कई बार व्यक्ति सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन होंठों की जकड़न बता देती है कि भीतर सहमति नहीं है। शब्द और चेहरा अलग अलग कहानियां सुना रहे होते हैं। मुस्कान इस पूरी भाषा का सबसे धोखेबाज हिस्सा लग सकती है, लेकिन असल में वही सबसे सच्चा भी होता है। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, चेहरे को नरम बना देती है और थोड़ी देर टिकती है। नकली मुस्कान जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है। इंसान इसे पहचानना सीख ले तो बहुत सी बातें बिना पूछे साफ हो जाती हैं। चेहरे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाव हमेशा लंबे समय तक नहीं टिकते। कई बार कोई भावना सिर्फ एक पल के लिए आती है और तुरंत गायब हो जाती है। ये पल इतने छोटे होते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते, लेकिन ये छोटे छोटे भाव असली होते हैं, बिना बनावट के। यही वो क्षण होते हैं जब चेहरे ने सच दिखाया और दिमाग को उसे छुपाने का मौका नहीं मिला। चेहरे की भाषा हमेशा अकेले में नहीं पढ़ी जाती, वह संदर्भ मांगती है। वही भाव अलग स्थिति में अलग मतलब दे सकता है। इसलिए चेहरे को पढ़ना मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि पूरे माहौल को समझना होता है। सामने क्या कहा जा रहा है, किस लहजे में कहा जा रहा है, और उसी पल चेहरा क्या कर रहा है, इन सब को जोड़कर ही अर्थ निकलता है। जैसे जैसे इंसान चेहरे की इस भाषा पर ध्यान देने लगता है, बातचीत की गहराई बदलने लगती है। अब वह सिर्फ सुनी हुई बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि देखी गई सच्चाई पर भी प्रतिक्रिया देता है। इससे बातचीत ज्यादा ईमानदार हो जाती है, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकलते हैं। धीरे धीरे यही समझ खुद की ओर भी मुड़ जाती है। इंसान अपने ही चेहरे को महसूस करने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि कब उसका चेहरा तनाव में आ जाता है, कब वह नकली मुस्कान ओढ़ लेता है और कब सच में सहज होता है। इस अवेयरनेस के साथ वह खुद को ज्यादा साफ, ज्यादा सच्चा तरीके से व्यक्त करने लगता है। क्योंकि जब चेहरा और मन एक ही बात कहते हैं तो सामने वाले को भरोसा करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और यहीं से चेहरे की कहानी आंखों की गहराई में उतरने लगती है, जहां एक नजर पूरी बातचीत बदल सकती है। आंखें वो जगह हैं जहां शरीर सबसे कम झूठ बोल पाता है। इंसान चाहे जितना भी अभ्यास कर ले, अपनी आवाज को संभाल ले, चेहरे को स्थिर रखने की कोशिश कर ले, लेकिन आंखें हमेशा कुछ न कुछ सच बाहर निकाल ही देती हैं, क्योंकि आंखें सीधे उस दिमागी हिस्से से जुड़ी होती हैं जहां सोच से पहले प्रतिक्रिया जन्म लेती है। यही वजह है कि एक नज़र कभी सुकून दे देती है और कभी बिना एक शब्द बोले असहज कर देती है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, वे रिश्ता तय करती हैं। नज़र का टिकना जुड़ाव दिखा सकता है, लेकिन वही नज़र ज्यादा देर टिक जाए तो दबाव बन सकती है। नज़र का बार बार टूटना कभी शर्म, कभी डर, कभी उदासीनता दिखाता है, और कभी यह बस सोचने का संकेत होता है। आंखों की भाषा कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, वह हमेशा संदर्भ के साथ बदलती रहती है। आंखों की पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना इंसान के कंट्रोल से बाहर होता है। जब कोई चीज पसंद आती है, जब उत्साह होता है या जब सामने वाला आकर्षक लगता है, तो पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं। इसके उलट जब असहजता या नापसंदगी होती है तो वे सिकुड़ जाती हैं। ये बदलाव इतने हल्के होते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन दिमाग उन्हें महसूस कर लेता है। इसी वजह से कुछ लोग हमें बिना किसी वजह के अच्छे लगने लगते हैं। पलक झपकने की गति भी बहुत कुछ कहती है। सामान्य स्थिति में पलकों की गति स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, डर आता है या झूठ बोलने की कोशिश होती है, पलकें तेज हो जाती हैं। कभी कभी इसके ठीक उलट भी होता है, पलकें कम झपकती हैं और आंखें एकटक देखने लगती हैं। यह अक्सर उस स्थिति में होता है जब इंसान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। नज़र की दिशा भी अपने आप में एक कहानी है। ऊपर देखना कभी यादों में जाने का संकेत हो सकता है,
कभी कल्पना करने का। नीचे देखना झिझक, अपराध बोध या आत्ममंथन दिखा सकता है। बगल में देखना ध्यान भटकने या असहजता का संकेत हो सकता है। लेकिन इन संकेतों को हमेशा अकेले नहीं पढ़ा जाता। चेहरे के बाकी भाव और शरीर की स्थिति इनके साथ जुड़कर ही असली अर्थ बनाती है। आंखों का अचानक संपर्क तोड़ना कई बार झूठ से जोड़ा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से ही लंबे आई कांटेक्ट में सहज नहीं होते। वहीं कुछ लोग जानबूझकर ज्यादा आई कांटेक्ट रखते हैं ताकि सामने वाले पर दबाव बना सकें। फर्क समझने के लिए पैटर्न देखना जरूरी होता है, एक पल नहीं, बल्कि पूरी बातचीत के दौरान आंखों का व्यवहार। जब कोई व्यक्ति सच में दिलचस्पी ले रहा होता है तो उसकी आंखें सामने वाले पर लौट लौट कर आती हैं। वह बात सुनते समय ज्यादा देखता है, बोलते समय कम। इसके उलट जब कोई सिर्फ औपचारिक रूप से मौजूद होता है तो उसकी नजर अक्सर इधर उधर भटकती रहती है। ये फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बातचीत की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देता है। आंखों की भाषा का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह अक्सर शब्दों से तेज होती है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह खुश है, लेकिन आंखों में थकान झलक सकती है। कोई कह सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नजर का टिक जाना उसकी उत्सुकता दिखा देता है। यही वो जगह है जहां सच और दिखावा अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे जब इंसान आंखों की इस भाषा को समझना शुरू करता है तो बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं रहती। अब यह एक भावनात्मक आदान प्रदान बन जाती है। इंसान सामने वाले की बातों के पीछे की भावना को समझने लगता है और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया बदलता है। इससे रिश्तों में टकराव कम होता है और समझ बढ़ती है। और जैसे बाकी बॉडी लैंग्वेज के हिस्सों में होता है, यही समझ खुद पर भी लागू होती है। इंसान अपने ही आई कांटेक्ट को महसूस करने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब नजर चुराता है, कब ज्यादा देर देखता है और कब आंखों से सच दिखा देता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपनी मौजूदगी को ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद बना सकता है, क्योंकि जब आंखें शांत होती हैं तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, और जब आंखें सच्ची होती हैं तो शब्दों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से आंखों की कहानी और गहरी होती है, जहां एक नजर भरोसा भी बना सकती है और एक नजर सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। जब इंसान कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, तब उसके होंठ बोलने लगते हैं। मुंह शरीर का वो हिस्सा है जहां शब्द पैदा होने से ठीक पहले भाव टकराते हैं। सोच एक तरफ जाती है, भावना दूसरी तरफ, और इसी टकराव का असर सबसे पहले होंठों और जबड़े पर दिखता है। कई बार इंसान खुद भी नहीं जानता कि वह क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसके होंठ उस उलझन को बाहर ले आते हैं। होंठों का कस जाना अक्सर उस बात का संकेत होता है जो भीतर दबाई जा रही होती है। कोई बात पसंद नहीं आई, लेकिन बोलना ठीक नहीं लगा, तो होंठ अपने आप सख्त हो जाते हैं। यह एक तरह की सेल्फ कंट्रोल है, जैसे शरीर खुद को रोक रहा हो कि अभी कुछ मत कहो। बाहर से व्यक्ति शांत दिख सकता है, लेकिन मुंह के आसपास जमा हुआ तनाव बता देता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जब होंठ ढीले होते हैं, हल्के खुले रहते हैं या स्वाभाविक रूप से हिलते हैं, तो यह आराम और सहजता का संकेत हो सकता है। व्यक्ति उस पल सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। उसे अपने शब्दों को छुपाने या रोकने की जरूरत नहीं लगती। ऐसे समय में बातचीत बहती है, रुकती नहीं। शरीर और मन एक ही लय में होते हैं। होंठ चबाना, काटना या बार बार जीभ से छूना अक्सर बेचैनी और अनिश्चितता से जुड़ा होता है। ये वो पल होते हैं जब दिमाग किसी फैसले में उलझा होता है। व्यक्ति न पूरी तरह हाँ कह पा रहा होता है, न पूरी तरह ना। शरीर उस अधूरी सोच को इन छोटी छोटी हरकतों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। देखने में यह आदत लग सकती है, लेकिन असल में यह अंदर के तनाव की आवाज होती है। मुस्कान, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फेशियल जेस्चर है, होंठों की भाषा का सबसे रोचक हिस्सा है। हर मुस्कान खुशी की नहीं होती। कभी मुस्कान औपचारिक होती है, कभी बचाव के लिए, कभी सामने वाले को शांत रखने के लिए। सच्ची मुस्कान में होंठ और आंखें दोनों शामिल होते हैं। नकली मुस्कान में होंठ तो ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आंखें वैसी ही रहती हैं। यही छोटा सा फर्क बड़ी सच्चाई दिखा देता है। होंठों का आगे की ओर आना, जिसे अक्सर पाउट कहा जाता है,
कई बार नाराजगी, निराशा या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश को दिखाता है। यह एक तरह का भावनात्मक संकेत होता है, जैसे व्यक्ति कह रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। बच्चे यह बहुत साफ तरीके से करते हैं। बड़े लोग इसे थोड़ा छुपा लेते हैं, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाते। जबड़ा इस पूरी प्रक्रिया में एक मजबूत संकेत देता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है या खुद को रोक रहा होता है, तो जबड़ा कस जाता है। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जैसे शरीर खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा हो। यह वो स्थिति होती है जहां शब्द बाहर आने को तैयार होते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें रोक देता है। यह आंतरिक संघर्ष चेहरे पर साफ दिखता है। होंठों की हरकतें अक्सर आवाज से पहले आती हैं। व्यक्ति कुछ कहने वाला होता है तो होंठ हल्के से हिलते हैं, फिर रुक जाते हैं। यह रुकना ही बहुत कुछ कह देता है। कभी यह झिझक होती है, कभी डर, कभी सामाजिक दबाव। शरीर उस अधूरे वाक्य को इशारों में पूरा कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि होंठों की भाषा अक्सर बहुत निजी होती है। यह उन भावनाओं को दिखाती है जिन्हें इंसान दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए ये संकेत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन बहुत सच्चे होते हैं। जो इन्हें पढ़ना सीख लेता है, वह सामने वाले की चुप्पी को भी समझने लगता है। जैसे जैसे इस भाषा की समझ बढ़ती है, बातचीत का स्तर बदलने लगता है। अब इंसान सिर्फ बोले गए शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि बोले न गए भावों पर भी ध्यान देता है। इससे संवाद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, ज्यादा मानवीय हो जाता है, और फिर वही समझ खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने होंठों की आदतें पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब तनाव में होंठ कस लेता है, कब मुस्कान की आड़ लेता है, और कब सच में खुला हुआ होता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपने भावों को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, क्योंकि जब शब्द रुक जाते हैं तो होंठ सच बोल देते हैं, और जो इस सच को सुनना सीख ले, उसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से चेहरे की कहानी अपने आखिरी सुर में पहुंचती है और शरीर की बाकी भाषाएं और साफ होने लगती हैं। पार्ट 3। जब इंसान के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, तो एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि धड़ सिर्फ शरीर का बीच का हिस्सा नहीं है, बल्कि भावनाओं का भार उठाने वाला केंद्र है। चेहरा भाव दिखाता है, आंखें सच्चाई झलकाती हैं, लेकिन धड़ उस सच्चाई को संभाल कर रखता है। यही वो हिस्सा है जहां भावनाएं टिकती हैं, फैलती हैं या सिकुड़ जाती हैं। इंसान जैसा महसूस करता है, उसका धड़ वैसा ही आकार ले लेता है। आत्मविश्वास होता है तो सीना अपने आप खुल जाता है, कंधे पीछे चले जाते हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं। डर या असुरक्षा होती है तो धड़ सिमटने लगता है, जैसे शरीर खुद को छोटा करना चाहता हो। यह सब बिना किसी सोच के होता है। कोई सुबह उठकर यह तय नहीं करता कि आज मैं अपने कंधे झुकाकर चलूंगा। शरीर अपने आप उस मानसिक स्थिति का भार अपने ऊपर ले लेता है। धड़ का सबसे बड़ा काम सुरक्षा देना है। जब इंसान असहज महसूस करता है, तो वह अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को बचाने की कोशिश करता है। हाथ सीने के सामने आ जाते हैं, शरीर थोड़ा मुड़ जाता है, या किसी वस्तु के पीछे छिपने की कोशिश होती है। यह वही इंस्टिंक्ट है जो हजारों साल पहले खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल होती थी। फर्क बस इतना है कि आज खतरा शेर नहीं, बल्कि एक बातचीत, एक सवाल या एक नजर हो सकती है। बैठने और खड़े होने का तरीका इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति पूरे धड़ के साथ सामने वाले की ओर खुला होता है, तो वह अनजाने में यह संदेश देता है कि वह तैयार है, मौजूद है और जुड़ना चाहता है। लेकिन जब धड़ थोड़ा मुड़ा हुआ होता है या सीधा सामने न होकर तिरछा हो जाता है, तो यह दूरी या सावधानी का संकेत बन सकता है। शब्दों में चाहे सहमति हो, शरीर थोड़ी देर से अपनी बात कह देता है। सांसों की गति भी धड़ से ही जुड़ी होती है। तेज उथली सांसें अक्सर तनाव या घबराहट दिखाती हैं। गहरी स्थिर सांसें आराम और नियंत्रण का संकेत होती हैं। इंसान शायद इस पर ध्यान न दे, लेकिन सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। बातचीत के बीच अचानक सांसों का बदलना इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई बात अंदर जाकर चुभ गई है। धड़ की हलचल भी बहुत कुछ बताती है। बार बार आगे पीछे होना, कुर्सी पर हिलते रहना या वजन बदलते रहना उस ऊर्जा का संकेत होता है जो भीतर जमा हो गई है। व्यक्ति शायद शांत दिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका शरीर बता रहा होता है
कि वह अंदर से स्थिर नहीं है। यह अस्थिरता शब्दों से नहीं, धड़ की हरकतों से बाहर आती है। दिलचस्प बात यह है कि धड़ सिर्फ भावनाओं को दिखाता नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ा भी सकता है। जब इंसान जानबूझकर अपने शरीर को सीधा करता है, कंधों को पीछे ले जाता है और सांसों को गहरा करता है, तो कुछ ही समय में मन की स्थिति बदलने लगती है। आत्मविश्वास पहले महसूस नहीं होता, पहले शरीर में आता है। शरीर और मन एक दूसरे को लगातार दिशा देते रहते हैं। यही वजह है कि किसी कमरे में कुछ लोग बिना बोले ही प्रभाव छोड़ देते हैं। उनका धड़ खुला होता है, पोस्चर स्थिर होता है, मूवमेंट्स सीमित लेकिन स्पष्ट होती हैं। वे ज्यादा हिलते डुलते नहीं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। इसके उलट जो लोग अंदर से असुरक्षित होते हैं, उनका धड़ लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे इस हिस्से की भाषा समझ में आने लगती है, इंसान लोगों को अलग नजर से देखने लगता है। अब वह सिर्फ चेहरे नहीं देखता, बल्कि शरीर के केंद्र को महसूस करता है। उसे दिखने लगता है कि कौन व्यक्ति भीतर से मजबूत है और कौन सिर्फ बाहर से। यह समझ किसी को जज करने के लिए नहीं होती, बल्कि स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए होती है। और फिर वही समझ धीरे धीरे खुद की ओर मुड़ती है। इंसान अपने ही धड़ की भाषा पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब सिमट जाता है, कब खुल जाता है और कब अनजाने में खुद को बचाने लगता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपने शरीर को ज्यादा कॉन्शियसली इस्तेमाल करने लगता है, ताकि उसका शरीर वही संदेश दे जो वह सच में देना चाहता है। क्योंकि जब शरीर का केंद्र स्थिर होता है, तो शब्दों को सहारा मिलता है, और जब धड़ खुला होता है, तो सामने वाला बिना सवाल के जुड़ने लगता है। यहीं से शरीर की यह कहानी आगे बढ़ती है। अब हाथों और बाहों की बारी आती है, जो इस केंद्र की भावनाओं को बाहर की दुनिया तक पहुंचाती हैं। जब शरीर का केंद्र अपनी स्थिति बता चुका होता है, तब हाथ और बाहें उस भावना को बाहर की दुनिया तक पहुंचाने लगती हैं। हाथ शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा बोलते हैं। इंसान चाहे जितना भी शांत दिखे, उसके हाथ अक्सर उसकी सच्ची स्थिति को उजागर कर देते हैं, क्योंकि हाथों की हरकतें दिमाग के सीधे संपर्क में होती हैं, और जब भावनाएं तेज होती हैं, तो उनका रास्ता सबसे पहले यहीं से निकलता है। खुले हाथ आमतौर पर ओपननेस और ईमानदारी से जुड़े होते हैं। जब हथेलियां दिखाई देती हैं, तो शरीर अनजाने में यह संकेत देता है कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है। यह कोई सीखी हुई आदत नहीं, बल्कि बहुत पुराना इंस्टिंक्ट है। खाली हाथ दिखाना कभी खतरे का संकेत नहीं होता था, और वही याद आज भी हमारे व्यवहार में झलकती है। इसके उलट हाथों का छुप जाना, जेब में चले जाना या किसी चीज के पीछे छिप जाना एक हल्की दूरी बना देता है, भले ही शब्द पूरी तरह सहयोगी हों। बाहों का सीने के सामने आ जाना अक्सर बचाव की मुद्रा समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा विरोध नहीं होता। कभी यह ठंड से बचने का तरीका होता है, कभी आदत, और कभी सिर्फ आराम की स्थिति। फर्क समझने के लिए पूरे शरीर को देखना जरूरी होता है। अगर बाहें कसी हुई हैं, कंधे सख्त हैं और चेहरा बंद है, तो यह स्पष्ट रूप से असहजता या विरोध दिखा सकता है। लेकिन अगर वही बाहें ढीली हैं और चेहरा सहज है, तो संदेश अलग हो सकता है। हाथों का खुद को छूना भी बहुत कुछ बताता है। गर्दन सहलाना, बाहों को पकड़ना, उंगलियां रगड़ना, ये सब खुद को शांत करने की कोशिशें होती हैं। जब इंसान किसी स्थिति में असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका शरीर खुद को सहारा देने लगता है। ये हरकतें किसी और के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के लिए होती हैं। देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी की गूंज होती है। इशारों से बात समझाना हाथों की सबसे साफ भाषा है। जब इंसान किसी बात को लेकर स्पष्ट होता है, तो उसके हाथ भी स्पष्ट होते हैं। जेस्चर्स साफ होते हैं, सीमित होते हैं और शब्दों के साथ तालमेल में होते हैं। लेकिन जब सोच उलझी होती है, तो हाथ भी भटकने लगते हैं। जेस्चर्स अधूरे रह जाते हैं, दिशा बदलते रहते हैं या अचानक रुक जाते हैं। शरीर वही कहता है जो दिमाग तय नहीं कर पा रहा। हाथों की गति भी भावनाओं की तीव्रता बताती है। तेज और बड़े जेस्चर्स अक्सर उत्साह, गुस्से या जोर देने की कोशिश को दिखाते हैं। धीमे और सीमित जेस्चर्स शांति, नियंत्रण या कभी-कभी दबाव को दिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत कम हाथ हिलाता है, तो यह उसकी प्रकृति भी हो सकती है।
या उस माहौल की गंभीरता भी। फर्क हमेशा संदर्भ से समझ में आता है। कभी कभी हाथ किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, पेन, कप, मोबाइल, फाइल। यह पकड़ कई बार सिर्फ आदत होती है, लेकिन कई बार यह सुरक्षा का संकेत होती है। जैसे व्यक्ति अपने और सामने वाले के बीच कुछ रखना चाहता हो। यह दूरी शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। शरीर खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। हाथों का अचानक रुक जाना भी बहुत कुछ कहता है। व्यक्ति बोलते बोलते रुकता है, हाथ थम जाते हैं, जैसे दिमाग ने अचानक कुछ रोक दिया हो। यह वो पल होते हैं जहां सोच और भावना टकरा जाती है। शब्द बाहर आने से पहले ही शरीर ने उन्हें रोक लिया होता है। जैसे जैसे इन संकेतों पर ध्यान बढ़ता है, इंसान बातचीत के भीतर छुपी हुई परतों को देखने लगता है। अब वह सिर्फ सुने हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि देखे गए जेस्चर्स पर भी प्रतिक्रिया देता है। इससे संवाद ज्यादा सटीक और संवेदनशील बन जाता है, और फिर वही समझ खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने हाथों की आदतें पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब खुद को छूने लगता है, कब हाथ छुपा लेता है और कब खुलकर इशारे करता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपने जेस्चर्स को ज्यादा कॉन्शियसली इस्तेमाल करने लगता है, ताकि उसका शरीर वही कहे जो वह सच में महसूस कर रहा है। क्योंकि हाथ वही नहीं बताते जो हम कहना चाहते हैं, वे वो भी दिखा देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते, और यहीं से शरीर की भाषा और आगे बढ़ती है। अब हथेलियों और उंगलियों की बारी आती है, जहां बहुत छोटे इशारे भी बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। जब हाथ और बाहें अपनी कहानी कह चुकी होती हैं, तब सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे ईमानदार हिस्से सामने आते हैं, हथेलियां और उंगलियां। ये वो हिस्से हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन जिन पर भावनाओं का सबसे तेज असर पड़ता है। चेहरे पर भाव बदले जा सकते हैं, पोस्चर को संभाला जा सकता है, लेकिन उंगलियों की छोटी छोटी हरकतें अक्सर बिना अनुमति के बाहर आ जाती हैं। हथेलियों का खुला होना पुराने भरोसे की याद दिलाता है। जब कोई व्यक्ति बात करते समय हथेलियां दिखाता है, तो शरीर अनजाने में ये संकेत देता है कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है। यह इशारा बहुत पुराना है, इंसानी इतिहास से जुड़ा हुआ। खाली हथेली कभी खतरे की निशानी नहीं रही, इसलिए आज भी यह ओपननेस और ईमानदारी से जुड़ जाती है। इसके उलट, जब हथेलियां नीचे की ओर रहती हैं या बंद रहती हैं, तो बातचीत में एक सख्ती आ सकती है, जैसे व्यक्ति नियंत्रण में रहना चाहता हो। हथेलियों की दिशा भी बहुत कुछ बताती है। ऊपर की ओर खुली हथेली अक्सर आग्रह, विनम्रता या स्वीकार्यता दिखाती है। नीचे की ओर झुकी हथेली आदेश, नियंत्रण या कभी-कभी दबाव का संकेत बन सकती है। उंगली से सीधा इशारा करना अक्सर आक्रामक या हावी होने का भाव पैदा करता है। भले ही शब्द नरम हो, शरीर यहां भी शब्दों से आगे निकल जाता है। उंगलियों की जकड़न अंदर की स्थिति का सीधा संकेत होती है। जब उंगलियां कस जाती हैं, मुट्ठी बन जाती है या हथेली सख्त हो जाती है, तो यह दबी हुई ऊर्जा को दिखाता है। यह गुस्सा भी हो सकता है, तनाव भी, या बस खुद को रोकने की कोशिश। इसके विपरीत, ढीली उंगलियां और आराम से खुली हथेलियां शांति और नियंत्रण का संकेत होती हैं। उंगलियों से खेलना, उन्हें मरोड़ना, बार बार मोड़ना या रगड़ना अक्सर उस मानसिक स्थिति को दिखाता है जहां इंसान असहज महसूस कर रहा होता है। यह सेल्फ सूदिंग का तरीका होता है, जैसे शरीर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका शरीर जानता है कि भीतर कुछ स्थिर नहीं है। कभी कभी उंगलियां बहुत सटीक और नियंत्रित होती हैं। हर जेस्चर नपातुला होता है, सीमित होता है। यह आमतौर पर उन लोगों में दिखता है जो खुद पर और स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे अपने शब्दों के साथ अपने हाथों को भी नियंत्रित रखते हैं, ताकि कोई अनचाहा संकेत बाहर न जाए। यह नियंत्रण आत्मविश्वास भी दिखा सकता है और दबाव भी। फर्क संदर्भ से समझ में आता है। हाथों को एक दूसरे में फंसाना, उंगलियों को गूंथना या हथेलियों को कसकर पकड़ना अक्सर उस पल में दिखता है जब व्यक्ति किसी निर्णय में उलझा होता है। यह न पूरी तरह खुला होता है, न पूरी तरह बंद। शरीर बीच में अटका होता है, ठीक वैसे ही जैसे सोच। हाथ मिलाने का तरीका भी हथेलियों और उंगलियों की कहानी का हिस्सा है। पकड़ की मजबूती, हथेली की स्थिति और स्पर्श की अवधि बहुत कुछ बता देती है। बहुत ढीली पकड़ अनिच्छा या आत्मविश्वास की कमी दिखा सकती है। बहुत सख्त पकड़ दबदबा या आक्रामकता।
बीच की संतुलित पकड़ अक्सर सहजता और सम्मान का संकेत बनती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हथेलियां और उंगलियां अक्सर भावनाओं को बढ़ा भी देती हैं। जब इंसान किसी बात को लेकर उत्साहित होता है तो उंगलियां खुल जाती हैं, हथेलियां फैल जाती हैं। जब डर या संकोच होता है तो वही उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। शरीर भावनाओं को सिर्फ दिखाता नहीं, उन्हें आकार भी देता है। जैसे जैसे इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, इंसान बातचीत के सबसे छोटे बदलाव भी महसूस करने लगता है। अब वह जान पाता है कि कौन व्यक्ति भीतर से तैयार है और कौन अभी खुद को रोक रहा है। यह समझ रिश्तों को ज्यादा संवेदनशील और संतुलित बना देती है, और फिर वही समझ खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने हाथों की हरकतें पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब उंगलियां मरोड़ता है, कब हथेलियां बंद कर लेता है और कब खुलकर सामने आता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपने जेस्चर्स को ज्यादा साफ और सच्चा बना सकता है, क्योंकि बड़े संकेतों को देखना आसान है, लेकिन जो उंगलियों को पढ़ना सीख ले वह चुप्पी की आवाज भी सुन सकता है, और यहीं से शरीर की भाषा आगे बढ़ती है। अब पैरों और खड़े होने की मुद्राओं की कहानी सामने आती है, जहां स्थिरता और दिशा तय होती है। जब शरीर के ऊपरी हिस्से बोल चुके होते हैं, तब पैरों और खड़े होने की मुद्रा असली फैसला सुनाती है। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी चेहरे और हाथों को संभाल ले, उसके पैर अक्सर बता देते हैं कि वह सच में कहाँ खड़ा है, सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। पैरों की स्थिति, उनका फैलाव, उनका तनाव या ढीलापन, ये सब उस स्थिरता या अस्थिरता की कहानी कहते हैं जिसे शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं। खड़े होने का तरीका इंसान की अंदरूनी स्थिति का आईना होता है। जब कोई व्यक्ति दोनों पैरों पर बराबर संतुलन के साथ खड़ा होता है, शरीर का भार स्थिर होता है, तो यह आमतौर पर आत्मविश्वास और नियंत्रण का संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति किसी जल्दबाजी में नहीं होता, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। उसके पैर जमीन से जुड़े होते हैं, जैसे वह अपनी जगह को स्वीकार कर चुका हो। इसके उलट, जब कोई व्यक्ति बार बार अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डालता है, पैरों को हिलाता रहता है या जगह पर टिक नहीं पाता, तो यह भीतर की बेचैनी को दिखाता है। शरीर अभी फैसला नहीं कर पाया होता कि वह यहां रहना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है। शब्द चाहे शांत हों, पैर बता रहे होते हैं कि मन स्थिर नहीं है। फिर पैरों का फैलाव भी बहुत कुछ कहता है। खुले और फैले हुए पैर अक्सर उस व्यक्ति में दिखते हैं जो खुद को उस जगह पर सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करता है। वह अनजाने में ज्यादा जगह घेरता है, क्योंकि उसे डर नहीं लगता कि कोई उसकी सीमा में दखल देगा। वहीं सटे हुए या आपस में उलझे हुए पैर अक्सर संकोच, झिझक या खुद को छोटा रखने की कोशिश को दिखाते हैं। शरीर अपने आप जगह कम कर लेता है। कुछ मुद्राएं बहुत स्पष्ट संकेत देती हैं। पैरों को कैंची की तरह क्रॉस कर लेना एक तरह की रुकावट पैदा करता है। यह मुद्रा बताती है कि व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यह न तो खुला विरोध है, न ही पूरी सहमति, बल्कि बीच में अटका हुआ भाव है। शरीर खुद को स्थिर रखता है, जैसे कह रहा हो कि अभी यहीं रुको। पैरों की दिशा भी बहुत ईमानदार होती है। बातचीत के दौरान पैर अक्सर उसी दिशा में होते हैं जहां मन जाना चाहता है। अगर शरीर सामने वाले की ओर है लेकिन पैर किसी और दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो साफ होता है कि ध्यान भटका हुआ है। व्यक्ति शायद विनम्रता निभा रहा है, लेकिन अंदर से बाहर निकलने की सोच रहा है। पैर इस सच्चाई को बिना शब्दों के दिखा देते हैं। चलते समय पैरों की भाषा और भी साफ हो जाती है। तेज ठोस कदम स्पष्ट उद्देश्य और आत्मविश्वास दिखाते हैं। बहुत छोटे या घिसटते कदम थकान, अनिश्चितता या उदासी की ओर इशारा कर सकते हैं। कुछ लोग चलते समय ज्यादा उछाल के साथ चलते हैं, जो उनके भीतर के उत्साह या बेचैनी को दिखाता है। चाल में कोई भी चीज अचानक नहीं होती, वह हमेशा भीतर की स्थिति से जुड़ी होती है। बैठी हुई अवस्था में भी पैर कहानी कहते रहते हैं। कुर्सी के नीचे पैरों का फैलना आराम और अधिकार की भावना दिखा सकता है, जबकि पैरों का सिमट जाना या टखनों को कसकर पकड़ना खुद को बचाने की कोशिश हो सकती है। इंसान शायद ऊपर से सहज दिखे, लेकिन नीचे से उसका शरीर कुछ और कह रहा होता है।
दिलचस्प बात यह है कि पैर अक्सर बातचीत के आखिरी सच को उजागर करते हैं। कोई व्यक्ति पूरे समय मुस्कुराता रहा, सही शब्द बोलता रहा, लेकिन जैसे ही उठने का समय आया, उसके पैरों की गति और दिशा सब कुछ साफ कर देती है। वह राहत महसूस कर रहा है या निराशा, उत्साह है या जल्दी निकलने की चाह, ये सब पैरों में दिख जाता है। जैसे जैसे इन संकेतों को समझने की क्षमता बढ़ती है, इंसान किसी स्थिति को ज्यादा साफ तरीके से पढ़ने लगता है। अब वह सिर्फ यह नहीं देखता कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि यह भी महसूस करता है कि वह कहाँ जाना चाहता है। यह समझ बातचीत को ज्यादा संतुलित बना देती है, क्योंकि प्रतिक्रिया अब शब्दों पर नहीं, सच्ची दिशा पर आधारित होती है। और फिर वही अवेयरनेस खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने खड़े होने के तरीके, अपने पैरों की बेचैनी, अपनी चाल को पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब अस्थिर होता है, कब खुद को रोकता है और कब सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। इस समझ के साथ वह अपनी मौजूदगी को ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बना सकता है, क्योंकि शरीर का ऊपरी हिस्सा चाहे कुछ भी कहे, पैर हमेशा बता देते हैं कि इंसान सच में कहाँ खड़ा है, और यहीं से शरीर की भाषा एक और मोड़ लेती है। अब सहारे, वस्तुओं और आसपास के माहौल की कहानी शुरू होती है, जहां इंसान अपने चारों ओर की चीजों से भी बोलने लगता है। जब शरीर अपनी भाषा बोल चुका होता है, तब इंसान अपने आसपास की चीजों का सहारा लेने लगता है। कुर्सी, मेज, बैग, मोबाइल, चश्मा, पेन, ये सब सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं रहती, बल्कि शरीर की भाषा का हिस्सा बन जाती है। इंसान अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल शब्दों की तरह करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह खुद भी नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपने और सामने वाले के बीच बैग रख देता है। देखने में यह साधारण हरकत लग सकती है, लेकिन शरीर उस पल एक सीमा बना रहा होता है। वह सीधे सीधे नहीं कह रहा कि उसे दूरी चाहिए, लेकिन वस्तु के जरिए वह यह संदेश भेज देता है। इसी तरह मेज पर फाइलें फैलाना या कप को दोनों हाथों से पकड़ लेना भी एक तरह की सुरक्षा दीवार बन जाती है। मोबाइल इस दौर का सबसे ताकतवर प्रॉप बन चुका है। जब इंसान असहज होता है, तो उसका हाथ अपने आप मोबाइल की ओर चला जाता है। स्क्रीन देखना, नोटिफिकेशन चेक करना या बस फोन पकड़कर रखना, ये सब उस पल की बेचैनी से बचने के तरीके होते हैं। मोबाइल एक ऐसा बहाना बन जाता है जिसके पीछे इंसान खुद को छुपा सकता है। चश्मा भी सिर्फ देखने का औजार नहीं होता। उसे उतारना, लगाना, उंगलियों से ठीक करना या होंठों से छूना, ये सब सोचने, समय लेने या बातचीत को कंट्रोल करने के तरीके हो सकते हैं। कभी इंसान चश्मे के पीछे छुप जाता है, कभी उसे हटाकर सामने वाले से सीधा जुड़ने की कोशिश करता है। यह सब बिना बोले होता है। पेन, चाबी, सिक्का जैसी छोटी चीजों से खेलना अक्सर उस ऊर्जा को दिखाता है जो भीतर जमा हो गई है। उंगलियों में घूमती चाबी, मेज पर थपथपाता पेन या बार बार खुलती बंद होती क्लिप, ये सब डिस्प्लेसमेंट जेस्चर्स होते हैं। इंसान अपनी भावनाओं को सीधे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता, तो वह उन्हें इन वस्तुओं में ट्रांसफर कर देता है। कपड़े और एक्सेसरीज भी इसी भाषा का हिस्सा हैं। कॉलर ठीक करना, आस्तीन खींचना, दुपट्टा या जैकेट संभालना, ये हरकतें कई बार आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश होती हैं, कई बार असहजता छुपाने का तरीका। इंसान खुद को बाहरी तौर पर व्यवस्थित करता है ताकि भीतर की उलझन कम महसूस हो। कमरे में बैठने की जगह भी बहुत कुछ कहती है। कोई व्यक्ति कोने की सीट चुनता है, दीवार से सटकर बैठता है ताकि उसका एक पक्ष सुरक्षित रहे। कोई खुली जगह में बैठता है, चारों ओर से दिखने में सहज होता है। यह चुनाव संयोग नहीं होता। शरीर अपने लिए वही जगह चुनता है जहां उसे सबसे ज्यादा नियंत्रण या सुरक्षा महसूस होती है। धूम्रपान, चाय कॉफी पीना या पानी लेना भी कई बार वास्तविक जरूरत से ज्यादा एक भावनात्मक पॉज होता है। इंसान कुछ सेकंड या मिनट खुद को देने के लिए इन आदतों का सहारा लेता है। यह रुकना, यह हाथ का व्यस्त होना बातचीत की गति को बदल देता है और भीतर की बेचैनी को थोड़ा शांत करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रॉप्स का इस्तेमाल अक्सर उस पल ज्यादा होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं। जब इंसान नहीं जानता कि क्या कहना है, तो वह कुछ पकड़ लेता है। यह पकड़ उस अस्थिरता को बाहर आने से रोकने की कोशिश होती है। वस्तु एक एंकर बन जाती है जो इंसान को उसी जगह टिकाए रखती है। जैसे जैसे इन संकेतों पर ध्यान बढ़ता है, माहौल खुद बोलने लगता है।
अब इंसान सिर्फ शरीर नहीं पढ़ता, बल्कि यह भी देखता है कि कौन किस चीज का सहारा ले रहा है और क्यों। बातचीत के बीच कौन खुद को छुपा रहा है और कौन खुलकर सामने है, यह सब साफ दिखने लगता है। और फिर वही समझ खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने प्रॉप्स पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब मोबाइल उठाता है, कब कब से खेलता है, कब कुर्सी पीछे खींचता है। इस अवेयरनेस के साथ वह अपने व्यवहार को ज्यादा कॉन्शियस बना सकता है, ताकि उसकी हरकतें उसकी बातों के खिलाफ न जाएं। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने शरीर से नहीं बोलता, वह अपने आसपास की हर चीज से भी बात करता है। और जो इस भाषा को पढ़ना सीख ले, वह कमरे की चुप्पी में भी अर्थ ढूंढ लेता है। यहीं से शरीर की यह यात्रा पूरी होती है और अब यह समझ आगे बढ़ने को तैयार होती है, जहां शरीर को सामाजिक और व्यावहारिक संदर्भ में पढ़ा जाता है। पार्ट 4। सोचो कोई तुम्हारे बहुत पास आकर खड़ा हो जाता है। उसने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी भीतर कुछ खिंच सा जाता है। सांस थोड़ी बदल जाती है, कंधे अपने आप सख्त हो जाते हैं और शरीर हल्का सा पीछे हटने का इशारा देने लगता है। यही वो पल होता है जब शरीर शब्दों से पहले प्रतिक्रिया दे देता है। इंसान हर समय अपने चारों ओर एक अदृश्य घेरा लेकर चलता है। ये घेरा दिखता नहीं, नापा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही कोई उसमें बिना इजाजत घुसता है, शरीर तुरंत पहचान लेता है। ये कोई सीखी हुई आदत नहीं है, ये वो समझ है जो इंसान के भीतर बहुत पहले से मौजूद है। ये दूरी हर इंसान के लिए अलग होती है। कोई बहुत पास आकर भी सहज लगता है और कोई थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर भी असहज कर देता है, क्योंकि मामला सिर्फ फासले का नहीं होता, मामला भरोसे का होता है। जिनसे अपनापन होता है उनके लिए शरीर अपने आप जगह खोल देता है। जिनसे अनजानपन होता है उनके लिए वही शरीर सीमा खींच लेता है। ये सब बिना सोचे होता है, बिना योजना के, जैसे शरीर खुद तय कर रहा हो कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। जब इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो उसका शरीर फैलने लगता है। वह आराम से बैठता है, अपने हाथ पैरों को खुला छोड़ देता है, आसपास की जगह को अपना मान लेता है। लेकिन जैसे ही असुरक्षा आती है, शरीर सिकुड़ने लगता है। हाथ अपने पास, पैर सटे हुए, जैसे खुद को छोटा कर लेना ही सुरक्षा हो। जगह पर अधिकार जताना भी इसी भाषा का हिस्सा है। कोई व्यक्ति अपनी चीजें फैला देता है, कुर्सी पर पीछे टिककर बैठता है, मेज पर अपनी मौजूदगी फैला देता है। वह यह नहीं कहता कि यह मेरी जगह है, लेकिन उसका शरीर यह बात साफ कह देता है। इसके उलट कोई व्यक्ति बहुत सलीके से बैठा होता है, जगह कम लेता है, हर हरकत नपी तुली होती है। ये कभी सम्मान का संकेत होता है तो कभी खुद को सीमित रखने की आदत। फर्क समझने के लिए पूरे शरीर को देखना पड़ता है। बैठने की दिशाएं भी अपने आप में बोलती हैं। सीधे सामने बैठना कभी टकराव लाता है, कभी गंभीरता। बगल में बैठना साथ चलने का संकेत देता है। तिरछे बैठना एक ऐसा संतुलन बनाता है जहां बात भी होती है और दबाव भी नहीं बनता। कभी कभी सीमा शब्दों से नहीं, हरकतों से टूटती है। किसी की चीजें बिना पूछे छू लेना, किसी के बहुत पास झुक जाना या उसकी जगह पर अचानक बैठ जाना, वही असर पैदा करते हैं जो जोर से बोले गए शब्द नहीं कर पाते। शरीर चुप हो सकता है, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया जोरदार होती है। अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि बातचीत क्यों बिगड़ गई। शब्द तो ठीक थे, आवाज भी सही थी, फिर भी माहौल भारी क्यों हो गया? क्योंकि कहीं न कहीं किसी की अदृश्य सीमा टूट गई थी और शरीर ने उसे दर्ज कर लिया था। दफ्तरों में, मीटिंग्स में, सामाजिक जगहों पर यह भाषा और भी साफ दिखती है। कौन किसके पास आराम से खड़ा है, कौन दूरी बनाए हुए है, कौन किसकी जगह में बिना झिझक आता जाता है। ये सब रिश्तों की असली तस्वीर दिखाते हैं। जो इंसान इस भाषा को समझ लेता है, उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सही जगह पर रुकता है, सही वक्त पर पास आता है और सही समय पर दूरी बना लेता है। और इसी संतुलन से सम्मान अपने आप पैदा होता है। फिर वही समझ धीरे धीरे खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने व्यवहार को देखने लगता है। वह समझने लगता है कि वह कब जरूरत से ज्यादा पास चला जाता है, कब अनजाने में दूरी बना लेता है और कब सामने वाले की जगह को पढ़ने में चूक जाता है। और इस अवेयरनेस के साथ रिश्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब इंसान सिर्फ बोलना नहीं जानता, वह यह भी समझने लगता है कि कहाँ खड़ा होना है। और कई बार
सही दूरी ही सबसे सही बात बन जाती है। कभी ध्यान देना, कुछ लोगों के साथ बैठते ही बातचीत अपने आप सहज हो जाती है, शब्द आसानी से निकलते हैं, चुप्पी भी भारी नहीं लगती, और कुछ लोगों के साथ हर वाक्य बोझ बन जाता है, जैसे कुछ अदृश्य टकरा रहा हो। यह फर्क अक्सर शब्दों का नहीं होता, बल्कि उस तालमेल का होता है जो शरीर आपस में बना पाते हैं या नहीं बना पाते। इंसान अकेला नहीं चलता, वह हमेशा किसी न किसी लय में चलता है, और जब दो लोगों की लय मिल जाती है तो संवाद अपने आप गहराने लगता है। शरीर अनजाने में सामने वाले की नकल करने लगता है। कोई आगे झुकता है तो दूसरा भी हल्का सा झुक जाता है। कोई आवाज धीमी करता है तो सामने वाला भी अपने सुर बदल लेता है। हाथों की गति, बैठने का तरीका, यहां तक कि सांसों की रफ्तार तक धीरे धीरे एक जैसी होने लगती है। यह नकल जानबूझकर नहीं होती, यह जुड़ाव का संकेत होती है। शरीर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी लय समझ रहा हूं। इस तालमेल को अक्सर लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। वे बस इतना कहते हैं कि उससे बात करना आसान है, या उसके साथ टाइम का पता ही नहीं चला। असल में उनके शरीर एक ही पेज पर आ चुके होते हैं। जब यह तालमेल नहीं बनता तो बातचीत चाहे जितनी लंबी हो जाए, वह थकाने लगती है। शरीर असहज रहता है, पॉस्चर बार बार बदलता है, ध्यान भटकता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि यह तालमेल जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई जानबूझकर नकल करने की कोशिश करे तो वह बनावटी लगने लगता है। शरीर बहुत जल्दी पहचान लेता है कि सामने वाला जुड़ रहा है या सिर्फ दिखा रहा है। असली तालमेल तब बनता है जब ध्यान सामने वाले पर होता है, खुद पर नहीं। जब सुनना बोलने से ज्यादा अहम हो जाता है। कभी कभी यह तालमेल अचानक टूट भी जाता है। बातचीत ठीक चल रही होती है, फिर कोई एक हरकत, एक शब्द या एक लहजा बदलता है और शरीर पीछे हटने लगता है। हाथ सिमट जाते हैं, आंखों का संपर्क कम हो जाता है, पॉस्चर बंद होने लगता है। उस पल कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन दोनों शरीर समझ जाते हैं कि कुछ बदल गया है। यही वो क्षण होते हैं जहां संवाद को संभाला भी जा सकता है और खोया भी जा सकता है। जो इंसान इस बदलाव को पहचान लेता है, वह बात को उसी समय संभाल सकता है। वह अपनी गति धीमी कर देता है, थोड़ा रुकता है, अपनी पॉस्चर खोलता है। वह शब्दों से पहले माहौल को ठीक करता है, और अक्सर इतना करना ही काफी होता है कि बातचीत वापस अपनी लय पकड़ ले। यह समझ रिश्तों में बहुत गहराई लाती है, दोस्ती में, काम में, बातचीत में, हर जगह। क्योंकि अब इंसान सिर्फ यह नहीं देख रहा कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि यह भी महसूस कर रहा है कि उसका शरीर किस दिशा में जा रहा है। यह संवेदनशीलता संवाद को इंसानी बना देती है, यांत्रिक नहीं। धीरे धीरे यही समझ खुद की ओर भी मुड़ती है। इंसान अपने शरीर की लय पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि वह कब जल्दी में बोलने लगता है, कब सामने वाले से आगे निकल जाता है, और कब उसकी गति किसी और को पीछे छोड़ रही है। इस अवेयरनेस के साथ वह खुद को एडजस्ट करना सीखता है, न दबाकर, न दिखाकर, बल्कि समझदारी से। क्योंकि हर अच्छा संवाद बराबरी का नहीं होता, वह तालमेल का होता है, जहां कोई आगे नहीं खींचता, कोई पीछे नहीं छूटता, और जब शरीर एक ही लय में आ जाते हैं तो शब्दों को रास्ता खुद मिल जाता है। यहीं से संवाद सिर्फ बातचीत नहीं रहता, वह एक साझा अनुभव बन जाता है, जहां दो शरीर एक ही पल में एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान सामने बैठा होता है, सब कुछ ठीक लगता है, शब्द सही होते हैं, लहजा सामान्य होता है, फिर भी भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी तेज नहीं होती, चुभती नहीं है, बस मौजूद रहती है। आप चाहकर भी इसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन यह बातचीत के हर पल में सांस लेती रहती है। यही वो जगह है जहां शरीर, माहौल और समय आपस में मिलकर एक ऐसी भाषा बनाते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुन ही नहीं पाते। इंसान सिर्फ अपने शरीर से नहीं बोलता, वह उस जगह से भी बोलता है जिसमें वह मौजूद है। कमरा कैसा है, रोशनी कितनी है, आवाज गूंज रही है या दब रही है, लोग कितने पास बैठे हैं, कितनी जगह खाली है, यह सब शरीर पर असर डालता है, और शरीर उस असर को वापस माहौल में भेज देता है। यह एक लगातार चलने वाला चक्र है, जहां इंसान और वातावरण एक दूसरे को बदलते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नए माहौल में प्रवेश करता है, तो उसका शरीर सबसे पहले स्कैन करता है।
यह स्कैन आंखों से शुरू नहीं होता, यह पूरे शरीर से होता है। कंधे हल्के से सख्त होते हैं, चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, सांसें बदल जाती हैं। यह डर नहीं होता, यह तैयारी होती है। शरीर खुद को पूछता है, क्या यह जगह सुरक्षित है? क्या यहां खुद को खोलना ठीक रहेगा, या अभी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए? यही वजह है कि कुछ जगहों पर बैठते ही इंसान रिलैक्स हो जाता है और कुछ जगहों पर लंबे समय तक बैठने के बाद भी पूरी तरह सहज नहीं हो पाता। शब्द चाहे जितने भी दोस्ताना हों, शरीर अपने अनुभव के आधार पर फैसला करता है और यह फैसला अक्सर दिमाग से पहले हो जाता है। जब लोग एक साथ होते हैं तो एक सामूहिक शरीर बनता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन हर ग्रुप का एक साझा पोस्चर होता है, एक साझा ऊर्जा होती है। किसी मीटिंग में घुसते ही आप महसूस कर सकते हैं कि माहौल तनावपूर्ण है या खुला। यह किसी ने कहा नहीं होता, यह दिखाया भी नहीं जाता, लेकिन शरीर इसे पकड़ लेता है। कुछ लोग कुर्सी पर आगे झुके होते हैं, कुछ पीछे टिके होते हैं, कुछ लगातार हिल रहे होते हैं। ये सब मिलकर उस कमरे की कहानी कह रहे होते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति पूरे माहौल को बदल देता है। वह आता है और कमरे की गति बदल जाती है। लोग सीधा बैठने लगते हैं, आवाजें थोड़ी धीमी हो जाती हैं, या उल्टा माहौल हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह व्यक्ति कुछ कहता है, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर एक अलग संदेश लेकर आता है। उसकी चाल, उसका ठहराव, उसकी नज़र, सब कुछ मिलकर एक नई लय बना देता है। इस लय को ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। वे बस इतना कहते हैं कि उसके आने से माहौल बदल गया। असल में शरीर ने शरीर को प्रभावित किया होता है। यह वही भाषा है जो शब्दों से पहले काम करती है और शब्दों के बाद भी चलती रहती है। समय भी इस भाषा का हिस्सा होता है। बातचीत कितनी देर चली, कितनी देर चुप्पी रही, किस पल कौन हिला, किस पल कौन रुका, यह सब शरीर रिकॉर्ड करता है। कभी किसी से बात करते हुए समय उड़ जाता है और कभी 5 मिनट भी भारी लगते हैं। फर्क घड़ी का नहीं होता, फर्क शरीर की सहजता का होता है। चुप्पी को लेकर भी इंसान बहुत कुछ गलत समझता है। उसे लगता है कि चुप्पी मतलब असहजता, लेकिन हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती। कुछ चुप्पियां आराम देती हैं, कुछ चुभती हैं, कुछ चुप्पियां जुड़ाव की होती हैं, कुछ दूरी की। शरीर इन चुप्पियों को अलग अलग तरह से महसूस करता है। आराम वाली चुप्पी में सांसें स्थिर रहती हैं, पोस्चर खुला रहता है। असहज चुप्पी में शरीर हिलने लगता है, हाथ कुछ पकड़ने लगते हैं, नजर रास्ता ढूंढने लगती है। यही वजह है कि अनुभवी लोग बातचीत में चुप्पी से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि सही चुप्पी रिश्ते को गहरा कर सकती है। वे उस पल को भरने की कोशिश नहीं करते, वे उसे महसूस करते हैं और सामने वाला भी उसी लय में आ जाता है। यह समझ काम की जगहों पर बहुत फर्क डालती है। मीटिंग में कौन बोल रहा है, उससे ज्यादा अहम होता है कि कौन सुन रहा है और कैसे सुन रहा है। कोई व्यक्ति बिना बोले भी पूरी मीटिंग को दिशा दे सकता है। वह कब झुकता है, कब पीछे हटता है, कब नजर उठाता है, ये सब संकेत होते हैं कि बातचीत किस ओर जा रही है। जो लोग इस भाषा को समझ लेते हैं, वे बहस नहीं बढ़ाते, वे माहौल बदलते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब बस मौजूद रहना है, क्योंकि कई बार मौजूदगी ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होती है। धीरे धीरे यही समझ रिश्तों में उतरती है, घर में, दोस्ती में, प्यार में। किसी अपने के साथ बैठकर कुछ न कहना भी सुकून दे सकता है, अगर शरीर उस पल सुरक्षित महसूस कर रहा हो। लेकिन वही चुप्पी अगर तनाव से भरी हो, तो शब्द भी उसे नहीं बचा पाते। इंसान अक्सर यह सोचता है कि रिश्ते शब्दों से बनते हैं। सच ये है कि रिश्ते उस जगह बनते हैं जहां शब्द रुक जाते हैं और शरीर बोलने लगता है, जहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, क्योंकि शरीर पहले ही जवाब दे चुका होता है। यह अध्याय दरअसल किसी तकनीक के बारे में नहीं है, यह इस एहसास के बारे में है कि इंसान अकेला नहीं होता। वह हमेशा किसी जगह में, किसी समय में, किसी ऊर्जा के भीतर मौजूद होता है और उसका शरीर उस पूरी तस्वीर का हिस्सा होता है। जो व्यक्ति इस पूरी तस्वीर को देख पाता है, वह कभी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, देखता है, महसूस करता है। वह जानता है कि हर स्थिति को शब्दों से नहीं, कभी कभी सिर्फ सही उपस्थिति से संभाला जा सकता है।
और सबसे आखिर में यही समझ खुद की ओर लौटती है। इंसान अपने शरीर को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे पता चलता है कि वह किन जगहों पर खुल जाता है, किन जगहों पर सिमट जाता है और क्यों। वह यह भी समझने लगता है कि हर असहजता बाहर की वजह से नहीं होती, कभी कभी वह अंदर की थकान होती है। इस अवेयरनेस के साथ इंसान ज्यादा ईमानदार हो जाता है। वह खुद से झूठ नहीं बोलता कि सब ठीक है जब शरीर कुछ और कह रहा हो। वह खुद को वो जगह देता है जहां उसका शरीर सांस ले सके, क्योंकि असल में बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है। ये खुद को सही जगह पर रखने की समझ है, जहां शरीर लड़ नहीं रहा होता, जहां मौजूद रहना बोझ नहीं होता, जहां चुप्पी भी आराम देती है। और जब इंसान उस जगह पहुंच जाता है तो उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान सामने होता है, दूरी सही होती है, माहौल भी ठीक लगता है, फिर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ अटका रहता है। यह अटकाव शब्दों में नहीं होता, यह उस पल में होता है जहां शरीर निर्णय नहीं कर पा रहा होता कि आगे बढ़ना है या रुकना है। यही वो जगह है जहां नियंत्रण और सहजता के बीच का संघर्ष शुरू होता है। इंसान अक्सर यह मान लेता है कि बातचीत में नियंत्रण जरूरी है, सही शब्द, सही समय, सही प्रतिक्रिया। लेकिन शरीर इस नियंत्रण को हमेशा स्वीकार नहीं करता। जैसे ही इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, उसका शरीर सख्त होने लगता है, पॉस्चर कठोर हो जाता है, सांसें ऊपर की ओर अटक जाती हैं, जेस्चर्स सीमित हो जाते हैं। बाहर से यह प्रोफेशनल लग सकता है, लेकिन भीतर से यह तनाव पैदा करता है। सहजता इसके ठीक उलट होती है। जब इंसान किसी पल में पूरी तरह मौजूद होता है तो उसका शरीर बहता है। मूवमेंट्स जरूरत के हिसाब से आते हैं, रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं होता। यह सहजता किसी तकनीक से नहीं आती, यह सुरक्षा की भावना से आती है। शरीर तभी खुलता है जब उसे लगता है कि यहां खुद को रोका नहीं जाएगा। यही वजह है कि कुछ लोगों के साथ बातचीत में इंसान अपने आप बेहतर महसूस करता है। वे कुछ खास नहीं करते, वे बस जगह देते हैं। वे सामने वाले को जल्दी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करते, चुप्पी से घबराते नहीं हैं। उनका शरीर कहता है, यहां रुक सकते हो, और यही संदेश सामने वाले के शरीर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब सामने वाला जल्दी में होता है, जब उसकी नजर बार बार भटकती है, जब उसका शरीर पहले से अगली बात की तैयारी में रहता है, तो यह बेचैनी फैलने लगती है। सामने वाला चाहे कितना भी ध्यान से सुनने का दावा करे, उसका शरीर बता देता है कि वह पूरी तरह यहां नहीं है, और यह अधूरापन बातचीत को थका देता है। नियंत्रण की आदत अक्सर डर से आती है। डर कि कुछ गलत ना हो जाए, डर कि सामने वाला क्या सोचेगा, डर की स्थिति हाथ से न निकल जाए। यह डर शरीर में बस जाता है। कंधे सख्त हो जाते हैं, आवाज में कसाव आ जाता है, जेस्चर्स जरूरत से ज्यादा सीमित हो जाते हैं। शरीर जैसे खुद को बांध लेता है, लेकिन रिश्ते बंधन से नहीं, प्रवाह से बनते हैं। जब इंसान थोड़ा ढील देता है, अपने शरीर को सांस लेने देता है, तो बातचीत भी सांस लेने लगती है। यह ढीलापन लापरवाही नहीं होता, यह भरोसा होता है। भरोसा कि हर पल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह संतुलन सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी बनाना पड़ता है। कई बार इंसान अपने ही शरीर से लड़ रहा होता है। वह थका होता है, लेकिन खुद को एक्टिव दिखाना चाहता है। वह असहज होता है, लेकिन सहज दिखने की कोशिश करता है। यह आंतरिक विरोध शरीर को भारी बना देता है। जो इंसान अपने शरीर की बात सुनना सीख लेता है, वह इस संघर्ष को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि कब उसे थोड़ा रुकना है, कब अपनी गति धीमी करनी है, और कब खुद पर दबाव कम करना है। यह सुनना कमजोरी नहीं होती, यह समझदारी होती है। सबसे गहरी बात यह है कि शरीर को जीतना नहीं होता, उसे साथ लेना होता है। जितना ज्यादा इंसान शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही वह उससे दूर होता जाता है, और जितना ज्यादा वह उसे समझने लगता है, उतना ही उसका असर स्वाभाविक हो जाता है। जब इंसान इस संतुलन को पकड़ लेता है, तो उसका असर सिर्फ बातचीत में नहीं दिखता। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी मौजूदगी हल्की हो जाती है, और लोग उसके आसपास ज्यादा सहज महसूस करने लगते हैं। वह ज्यादा जोर नहीं लगाता,
फिर भी उसकी बात सुनी जाती है, क्योंकि असल प्रभाव जोर से नहीं आता, वह सहजता से आता है। जहां शरीर विरोध नहीं कर रहा होता, जहां मन आगे नहीं भाग रहा होता, जहां इंसान उस पल में पूरा होता है। और जब कोई इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसकी सच्चाई ही उसकी पहचान बन जाती है। कभी कभी इंसान को यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि असल बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। वह लोगों को पढ़ना सीख लेता है, उनके इशारों को पहचान लेता है, उनके व्यवहार का अनुमान लगाने लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद के साथ वही पुरानी उलझन बनी रहती है, क्योंकि शरीर की भाषा को समझने की यात्रा का आखिरी मोड़ दूसरों तक नहीं, खुद तक जाता है। अधिकांश लोग अपने शरीर को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे चलाते हैं, उसे सजाते हैं, उसे थकाते हैं, लेकिन उसकी बात सुनते नहीं हैं। शरीर लगातार संकेत भेजता रहता है, थकान के, असहजता के, असंतुलन के, लेकिन इंसान उन्हें अनदेखा कर देता है। वह सोचता है कि यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी जरूरी काम है, अभी रुकना ठीक नहीं। धीरे धीरे यही अभी नहीं शरीर और मन के बीच दूरी बना देता है। शरीर कभी अचानक विरोध नहीं करता, वह पहले धीरे बोलता है। थोड़ी जकड़न, हल्की थकान, ध्यान का भटकना, सांसों का बदलना, ये सब छोटे संकेत होते हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो शरीर जोर से बोलना शुरू करता है। तब बेचैनी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, रिश्ते भारी लगने लगते हैं, और इंसान को समझ नहीं आता कि सब ठीक होते हुए भी वह ठीक क्यों महसूस नहीं कर रहा। असल में शरीर और मन के बीच संवाद टूट चुका होता है। इंसान खुद को किसी स्थिति में पाता है और उसका शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। किसी कमरे में प्रवेश करते ही कंधों का सख्त होना, किसी बातचीत में पेट का सिकुड़ना, किसी व्यक्ति के पास खड़े होने पर सांसों का बदलना, ये सब संकेत हैं कि शरीर कुछ महसूस कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि भावनाएं कमजोरी हैं और शरीर को कंट्रोल में रखना ताकत। लेकिन यह अधूरी समझ है। ताकत नियंत्रण से नहीं आती, ताकत समझ से आती है। जब इंसान अपने शरीर की प्रतिक्रिया को पहचान लेता है, तब वह हालात को ज्यादा साफ देख पाता है। वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह महसूस करने लगता है कि मेरा शरीर मुझे क्या बता रहा है। धीरे धीरे इंसान ये नोटिस करने लगता है कि कुछ लोगों के साथ उसका शरीर खुल जाता है, वह सहज महसूस करता है, उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं, उसकी आवाज स्वाभाविक हो जाती है। वहीं कुछ लोगों के साथ उसका शरीर सिमटने लगता है, वह ज्यादा सतर्क हो जाता है, उसके जेस्चर्स सीमित हो जाते हैं, उसका ध्यान भीतर ही भीतर थका हुआ महसूस करने लगता है। यह फर्क किसी जजमेंट के लिए नहीं होता, यह जानकारी होती है। शरीर यह तय नहीं करता कि कौन सही है और कौन गलत, वह सिर्फ यह बताता है कि कहाँ इंसान सुरक्षित महसूस करता है और कहाँ नहीं। और यह जानकारी बेहद कीमती होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे रिश्तों और परिस्थितियों में बिताते हैं जहां उनका शरीर लगातार तनाव में रहता है। वे इसे सामान्य मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है। लेकिन शरीर लंबे समय तक झूठ को नहीं सहता, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात मनवा ही लेता है। यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू होता है, जब इंसान यह स्वीकार करता है कि उसका शरीर उसकी कहानी का हिस्सा है, कोई बाधा नहीं। जब वह यह मान लेता है कि हर असहजता को सहन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझने की जरूरत होती है। यह समझ धीरे धीरे व्यवहार बदलती है। इंसान अपनी गति बदलने लगता है। वह हर बातचीत में खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता, वह हर चुप्पी को भरने की कोशिश नहीं करता। वह अपने शरीर को यह इजाजत देता है कि वह रुके, महसूस करे और फिर आगे बढ़े। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान खुद के साथ ऐसा करता है, तो दूसरों के साथ उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह ज्यादा धैर्यवान हो जाता है। वह दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को बिना डर और बिना शक के पढ़ पाता है। वह समझता है कि सामने वाला क्या नहीं कह पा रहा, और यह समझ उसे ज्यादा मानवीय बना देती है। इस स्तर पर बॉडी लैंग्वेज कोई तकनीक नहीं रहती, यह एक संवेदनशीलता बन जाती है, एक ऐसी जागरूकता जहां इंसान शब्दों के पीछे छुपी थकान,
हिचकिचाहट, उत्साह और डर को पहचान सकता है बिना उन्हें उजागर किए। यहीं से सेल्फ रेगुलेशन शुरू होती है। इंसान यह सीखता है कि जब उसका शरीर तनाव में जाए तो वह उसे कैसे वापस संतुलन में ला सकता है। कभी सांसों को धीमा करके, कभी पोस्चर बदलकर, कभी बस एक पल रुककर। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े असर लाते हैं, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। जब एक बिगड़ता है दूसरा भी प्रभावित होता है, और जब एक संभलता है दूसरा भी धीरे धीरे संभलने लगता है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सूची नहीं है, बस एक इनविटेशन है अपने शरीर को सुनने का, बिना डर के, बिना शर्म के और बिना खुद को बदलने की जिद के। जब इंसान इस इनविटेशन को स्वीकार करता है तो उसकी जिंदगी में एक नया ठहराव आता है। वह हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह जवाब देता है। प्रतिक्रिया आदत से आती है, जवाब समझ से आता है। और यही फर्क रिश्तों, काम और खुद के साथ व्यवहार में गहराई लाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन शरीर ज्यादा मांग करता है, कुछ दिन कम। कुछ दिन वह खुला रहता है, कुछ दिन सिमटा हुआ। यह उतार चढ़ाव कमजोरी नहीं है, यह इंसान होने का प्रमाण है। जब यह स्वीकार्यता आ जाती है तो जीवन आसान नहीं लेकिन सच्चा हो जाता है। और यहीं बॉडी लैंग्वेज की सबसे ऊंची समझ सामने आती है। दूसरों को पढ़ लेना मंजिल नहीं है, खुद को दबाना बंद कर देना मंजिल है। शरीर को विरोधी नहीं, मार्गदर्शक की तरह देखना। यह मान लेना कि हर तनाव कुछ कह रहा है, हर थकान कुछ सिखा रही है, क्योंकि अंत में शरीर कभी गलत नहीं होता, वह सिर्फ ईमानदार होता है। और जो इंसान इस ईमानदारी को स्वीकार कर लेता है वह दुनिया के सामने अभिनय करना छोड़ देता है और अपने जीवन में पहली बार पूरी तरह मौजूद हो जाता है। एक समय के बाद शरीर को पढ़ना दूसरों के बारे में कम और अपने फैसलों के बारे में ज्यादा बताने लगता है। अब यह सिर्फ ये समझने की कोशिश नहीं रहती कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, बल्कि ये देखने की आदत बन जाती है कि किसी स्थिति में खुद का शरीर किस दिशा में खींच रहा है। क्योंकि हर फैसला, हर हाँ और हर ना शब्दों से पहले शरीर में आकार ले लेता है। अक्सर इंसान सोचता है कि वह दिमाग से निर्णय लेता है, तर्क से रास्ता चुनता है, फायदे नुकसान तौलकर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ज्यादातर फैसले पहले शरीर में महसूस होते हैं और बाद में दिमाग उन्हें सही ठहराने के लिए कारण खोजता है। किसी रास्ते को चुनते समय सीने में हल्कापन महसूस होना, किसी विकल्प के सामने आते ही पेट का सिकुड़ जाना, किसी इंसान के साथ काम करने की सोच से ही थकान आ जाना, ये सब संकेत होते हैं कि शरीर पहले ही अपनी राय दे चुका है। समस्या तब पैदा होती है जब इंसान इस राय को नजरअंदाज करना सीख चुका होता है। वह खुद को समझाता है कि ऐसा महसूस करना बचकाना है, डर को फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए, सबको ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे वह अपने ही शरीर की आवाज को बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करने लगता है। बाहर से वह सही निर्णय लेता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से कुछ टूटता चला जाता है। यहीं से इंसान अपने शरीर को दोबारा भरोसे के लायक मानना शुरू करता है। ये मानना कि शरीर सिर्फ भावनाओं का बोझ नहीं ढोता, बल्कि अनुभवों का संग्रह होता है। हर बार जब कोई स्थिति सुरक्षित निकली, शरीर ने उसे याद रखा। हर बार जब कोई फैसला भारी पड़ा, शरीर ने उसे भी दर्ज किया। यही वजह है कि शरीर कई बार बिना वजह डरता हुआ लगता है, जबकि असल में वह पुराने अनुभवों की चेतावनी दे रहा होता है। इस चेतावनी को समझना और डर से अलग करना आसान नहीं होता, क्योंकि डर और इंट्यूशन दिखने में एक जैसे लग सकते हैं। दोनों में ही बेचैनी होती है, दोनों में ही सतर्कता होती है। फर्क धीरे धीरे समझ में आता है। डर में शरीर सिकुड़ता है, सांसें उथली हो जाती हैं, ध्यान संकुचित हो जाता है। इंट्यूशन में शरीर शांत रहता है, भले ही फैसला मुश्किल हो। वहां डर के साथ साथ एक स्थिरता भी होती है, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो कि रास्ता कठिन है लेकिन सही है। इस फर्क को पहचानने में समय लगता है। इंसान को खुद को कई बार गलत समझने की इजाजत देनी पड़ती है। कई बार वह डर को इंट्यूशन समझ बैठता है और रुक जाता है, और कई बार इंट्यूशन को डर समझकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर अनुभव शरीर में एक नई परत जोड़ देता है। धीरे धीरे शरीर की भाषा और साफ होने लगती है। काम की दुनिया में यह समझ बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है।
कोई नौकरी बाहर से परफेक्ट लगती है, सब कुछ सही होता है, लेकिन शरीर रोज वहां जाते समय भारी महसूस करता है। कोई प्रोजेक्ट जोखिम भरा लगता है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही शरीर में हल्की ऊर्जा दौड़ जाती है। अगर इंसान सिर्फ शब्दों और आंकड़ों पर भरोसा करे तो वह खुद को सालों तक गलत जगह पर रोक सकता है, लेकिन अगर वह शरीर के संकेतों को भी फैसले में जगह दे तो रास्ता भले कठिन हो, लेकिन भीतर का विरोध कम हो जाता है। रिश्तों में यह समझ और भी संवेदनशील हो जाती है। किसी के साथ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन शरीर कभी पूरी तरह आराम नहीं कर पाता। किसी और के साथ बहुत कुछ अधूरा होता है, लेकिन शरीर सहज रहता है। समाज यह सिखाता है कि रिश्तों को तर्क से परखा जाए, लेकिन शरीर अक्सर पहले ही बता देता है कि कहाँ अपनापन है और कहाँ सिर्फ समझौता। इस संकेत को सुनना साहस मांगता है, क्योंकि इसका मतलब कई बार वो फैसले लेना होता है जो बाहर से गलत लग सकते हैं। इस स्तर पर बॉडी लैंग्वेज दूसरों को पढ़ने की कला नहीं रहती, यह जीवन को पढ़ने की क्षमता बन जाती है। इंसान यह नोटिस करने लगता है कि कौन सी जगहें उसे थका देती हैं और कौन सी उसे जीवित महसूस कराती है, कौन से लोग उसे छोटा महसूस कराते हैं और कौन बिना कुछ कहे उसे फैलने की जगह देते हैं। यह जानकारी धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदल देती है। फिर एक दिलचस्प बदलाव आता है। जैसे जैसे इंसान अपने शरीर पर भरोसा करना सीखता है, उसे हर बात समझाने की जरूरत कम पड़ने लगती है। वह हर फैसले का बचाव नहीं करता, हर चुनाव को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि भीतर का संघर्ष कम हो चुका होता है। शरीर और दिमाग एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। इस संतुलन का असर रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी दिखता है। इंसान जानने लगता है कि कब उसे रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब किसी बातचीत को लंबा खींचना है और कब उसे वहीं छोड़ देना है। वह अपने थकने को कमजोरी नहीं मानता और अपने उत्साह को बचकानापन नहीं समझता। दोनों को जानकारी की तरह देखता है। धीरे धीरे निर्णय लेना बोझ नहीं रहता। हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह खुद के खिलाफ नहीं होता। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ज्यादातर थकान गलत फैसलों से नहीं, खुद को अनसुना करने से आती है। यह सब किसी जादुई नियम की तरह नहीं आता, बस एक आदत बनती है रुककर महसूस करने की, किसी विकल्प के सामने खड़े होकर यह देखने की कि शरीर क्या कर रहा है। सांसें कैसी हैं, कंधे डीले हैं या सख्त, भीतर हलचल है या स्पष्टता, और फिर उसी जानकारी को फैसले का हिस्सा बनाने की। यह अभ्यास समय लेता है। समाज ने शरीर पर शक करना सिखाया है, इसलिए भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होता। लेकिन हर बार जब इंसान अपने अनुभव को गंभीरता से लेता है, शरीर थोड़ा और साफ बोलने लगता है। यहीं से अगला चरण शुरू होता है। यहां बॉडी लैंग्वेज अब बाहर देखने का औजार नहीं, अंदर दिशा देने का कंपास बन जाती है। इंसान यह नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, वह यह महसूस करने लगता है कि मेरे लिए क्या सही बैठता है। और जब यह सवाल बदल जाता है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। फैसले कम शोर वाले हो जाते हैं, रिश्ते कम भारी लगते हैं, काम कम थकाने वाला महसूस होता है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ सही दिखने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह सही महसूस करने की इजाजत भी खुद को दे चुका होता है। अंत में यही समझ गहराती है कि शरीर कोई रुकावट नहीं है जिसे पार करना है, वह रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हर अनुभव के साथ और साफ होता जाता है, अगर इंसान उसे सुनने का धैर्य रखे। और जब कोई इंसान उस धैर्य तक पहुंच जाता है तो जिंदगी उससे तेज नहीं भागती, वह उसके साथ चलने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजों को बस पहचान लेने भर से ही बहुत कुछ बदल जाता है। शरीर की भाषा भी ऐसी ही समझ है। शुरू में यह एक कौशल लगती है, फिर एक आदत बनती है और अंत में यह जीवन देखने का तरीका बन जाती है। अब इंसान हर हरकत को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह हर जेस्चर का मतलब निकालने के चक्कर में नहीं रहता। उसकी नजर तेज नहीं होती, उसकी मौजूदगी गहरी होती है। वह जानता है कि शरीर की भाषा को जबरदस्ती पढ़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। और महसूस करना तभी संभव है जब इंसान खुद उस पल में मौजूद हो। इस स्तर पर पहुंचकर एक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। पहले जहां इंसान दूसरों के व्यवहार से जल्दी प्रभावित हो जाता था, अब वह ज्यादा स्थिर रहता है। किसी का गुस्सा उसे तुरंत असहज नहीं करता,
किसी की चुप्पी उसे बेचैन नहीं करती। वह समझने लगता है कि हर शरीर किसी न किसी बोझ के साथ चल रहा है, और यह समझ अपने आप करुणा ले आती है। अब वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि यह महसूस करता है कि वह किस स्थिति में है। यह फर्क बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब ध्यान व्यवहार से हटकर स्थिति पर जाता है तो प्रतिक्रिया बदल जाती है। सवाल कठोर नहीं रहते, जवाब बचाव में नहीं आते, और बातचीत में एक नरमी आ जाती है। इस समझ का सबसे बड़ा असर टकरावों में दिखता है। जहां पहले हर डिसएग्रीमेंट एक लड़ाई बन जाता था, अब वह एक संकेत बन जाता है। शरीर का सख्त होना, आवाज का बदलना, पोस्चर का बंद होना, ये सब अब खतरे की घंटी नहीं होते, बल्कि सूचना बन जाते हैं। इंसान रुकता है, गति कम करता है, और उस पल को संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह यह भी सीख जाता है कि हर असहजता को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ असहजताएं बस मौजूद रहना चाहती हैं। जब इंसान उन्हें तुरंत हटाने की कोशिश करता है, तब वे बढ़ती हैं। जब वह उन्हें थोड़ी जगह देता है, तब वे खुद ही ढीली पड़ने लगती हैं। शरीर को यह भरोसा चाहिए कि उसे सुना जा रहा है। इस भरोसे के साथ रिश्तों में एक अलग तरह की ईमानदारी आने लगती है। इंसान ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कठोर नहीं। वह अपनी सीमाएं बताता है, लेकिन दीवारें नहीं खड़ी करता। वह अपनी थकान छुपाता नहीं, और अपनी जरूरतों को अपराध बोध की तरह नहीं देखता। उसका शरीर अब उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा होता है। काम की दुनिया में यह समझ और भी साफ दिखती है। इंसान हर समय बिजी दिखने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि लगातार सक्रिय रहना और प्रभावी होना एक जैसी बातें नहीं हैं। वह अपने शरीर की ऊर्जा को पहचानता है और उसी के अनुसार अपने काम की गति तय करता है। नतीजा यह होता है कि उसका काम कम नाटकीय लेकिन ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। निर्णय लेते समय भी एक ठहराव आ जाता है। अब वह सिर्फ अर्जेंसी के दबाव में नहीं चलता। वह यह देखता है कि कोई फैसला उसके भीतर क्या कर रहा है। अगर शरीर पूरी तरह विरोध में है तो वह रुकता है। अगर डर है लेकिन साथ में स्पष्टता भी है तो वह आगे बढ़ता है। यह संतुलन अनुभव से आता है, किसी किताब से नहीं। इस चरण में पहुंचकर इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होता। बहुत से संकेत पुराने अनुभवों से आते हैं, ऐसी यादों से जो शब्दों में कभी बदली ही नहीं। यह समझ सामने वाले को दोषी ठहराने की आदत को कम कर देती है। इंसान कम जज करता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है। और यह ऑब्जर्वेशन ठंडी नहीं होती, संवेदनशील होती है। इसमें दूरी नहीं होती, समझ होती है। इंसान यह नहीं कहता कि तुम ऐसे क्यों हो, बल्कि यह महसूस करता है कि यह इंसान शायद किसी भारी जगह से आ रहा है। यही एहसास बातचीत का स्वर बदल देता है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव खुद के साथ होता है। इंसान अब खुद को हर समय ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वह यह नहीं मानता कि कुछ गड़बड़ है जिसे सुधारना जरूरी है। वह खुद को एक चलती हुई प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। कुछ दिन खुले होते हैं, कुछ दिन बंद, कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ भारी, और यह सब स्वीकार्य होता है। इस स्वीकार्यता के साथ एक नई आजादी आती है। अब इंसान अपने शरीर के संकेतों से डरता नहीं। वह जानता है कि हर संकेत किसी जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है। थकान आराम मांगती है, बेचैनी स्पष्टता मांगती है, और चुप्पी कभी कभी बस समय मांगती है। यह समझ रिश्तों को गहरा बनाती है, क्योंकि अब इंसान सामने वाले से परफेक्शन नहीं मांगता, वह प्रेजेंस मांगता है। और जब दो लोग बिना पूरी तरह ठीक हुए भी एक दूसरे के सामने मौजूद हो पाते हैं, वहीं से सच्चा जुड़ाव शुरू होता है। इस बिंदु पर बॉडी लैंग्वेज कोई विषय नहीं रहती। ये रोजमर्रा के जीवन में घुल जाती है। चलने में, बैठने में, सुनने में, रुकने में। इंसान बिना सोचे सही दूरी बना लेता है, बिना बोले सही वक्त पर चुप हो जाता है, और बिना जोर लगाए अपनी बात रख देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि प्रभाव आवाज से नहीं, तालमेल से आता है। और तालमेल तभी बनता है जब इंसान खुद के साथ तालमेल में हो। यही वो जगह है जहां जीवन थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन गहरा हो जाता है। जहां कम चीजें चुभती हैं और ज्यादा चीजें समझ में आने लगती हैं। जहां इंसान हर दिन कुछ साबित करने की दौड़ में नहीं रहता, बल्कि हर दिन थोड़ा ज्यादा मौजूद रहने की कोशिश करता है।
और शायद यही बॉडी लैंग्वेज की सबसे शांत, सबसे परिपक्व समझ है कि इंसान को दुनिया के सामने खुद को सही दिखाने से ज्यादा अपने भीतर खुद को सही महसूस करने की जरूरत होती है। जब यह समझ बैठ जाती है तो शब्द अपने आप हल्के हो जाते हैं, शरीर अपने आप संतुलन पकड़ लेता है और जीवन बिना ज्यादा शोर किए अपनी सही लय में चलने लगता है। एक वक्त के बाद इंसान यह समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ यह दिखाना होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। शरीर की भाषा को समझने की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। शुरू में यह खोज होती है, फिर अभ्यास बनती है और अंत में यह स्वीकार्यता में बदल जाती है। अब इंसान हर स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह यह नहीं चाहता कि हर कोई उसे समझे। उसे यह भी जरूरी नहीं लगता कि हर व्यवहार का मतलब निकाला जाए। वह जानने लगता है कि कुछ चीजें बस जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाए तो बेहतर होती हैं। यह समझ शरीर में उतरती है, दिमाग में नहीं। अब जब कोई स्थिति कठिन होती है तो शरीर तुरंत भागने या लड़ने की तैयारी नहीं करता, वह पहले रुकता है। यह रुकना कमजोरी नहीं होता, यह परिपक्वता होती है, क्योंकि रुककर ही यह साफ होता है कि सामने जो है वह सच में खतरा है या बस असहजता। और इस फर्क को समझना जिंदगी को बहुत हल्का बना देता है। इंसान यह भी नोटिस करने लगता है कि कई बार जो तनाव वह दूसरों से जोड़ देता था वह असल में उसका अपना अधूरा बोझ होता है। पुरानी थकान, अधूरे अनुभव, अनकहे डर, ये सब शरीर में जमा रहते हैं और नई स्थितियों में अपना असर दिखाते हैं। पहले वह इसका दोष बाहर ढूंढता था, अब वह इसे पहचान लेता है। यह पहचान दोष ढूंढने के लिए नहीं होती, यह खुद को समझने के लिए होती है। जब इंसान यह मान लेता है कि हर प्रतिक्रिया का कारण सामने वाला नहीं होता तो रिश्तों में अनावश्यक टकराव कम होने लगते हैं। वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को संभालना सीख लेता है। धीरे धीरे जीवन की गति बदलने लगती है। इंसान कम भागता है, ज्यादा महसूस करता है। वह हर खाली पल को भरने की कोशिश नहीं करता। उसे चुप्पी डराती नहीं है। उसे पता होता है कि कुछ जवाब समय के साथ अपने आप साफ होते हैं। शरीर को बस वह समय देना होता है। इस चरण में पहुंचकर इंसान अपने डर को भी अलग नजर से देखने लगता है। डर अब दुश्मन नहीं रहता, वह एक संकेत बन जाता है। कभी यह सीमा बताता है, कभी तैयारी की जरूरत दिखाता है और कभी बस यह याद दिलाता है कि इंसान जिंदा है। डर को दबाने की जगह उसे समझने की आदत बन जाती है। यहीं से एक गहरा बदलाव आता है। इंसान अब खुद को हर समय मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह थकान को स्वीकार करता है, उलझन को जगह देता है और अनिश्चितता को इंसान होने का हिस्सा मान लेता है। उसका शरीर अब उसे शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि सच बताता है। और जब इंसान अपने सच के साथ सहज हो जाता है तो दूसरों के सच से भी कम डरता है। वह सामने वाले की चुप्पी को तुरंत खतरा नहीं मानता। वह किसी के बदले हुए व्यवहार से तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता। वह जानता है कि हर शरीर किसी न किसी कहानी को ढो रहा है। इस समझ के साथ रिश्तों में एक नई जगह बनती है। वहां ज्यादा धैर्य होता है, कम जल्दबाजी, ज्यादा सुनना होता है, कम प्रतिक्रिया। और यही वो जगह होती है जहां संबंध टिकते हैं, न कि सिर्फ चलते रहते हैं। अब इंसान यह भी समझता है कि हर रिश्ते को बचाया नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते शरीर से पहले ही विदा ले चुके होते हैं। दिमाग बस उन्हें पकड़ कर बैठा रहता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह ईमानदार होता है। और ईमानदारी आखिरकार हल्की होती है। यहीं से विदा लेने की समझ आती है। बिना नाटक के, बिना आरोप के, बिना खुद को गलत साबित किए। शरीर जब किसी जगह से हटना चाहता है तो उसे रोकना थकाता है, और जब उसे जाने दिया जाता है तो भीतर जगह बनती है। इस जगह में इंसान खुद को फिर से पाता है, बिना भूमिकाओं के, बिना लेबल्स के। वह यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, वह बस यह महसूस करता है कि मैं यहां हूं। और कई बार इतना होना ही काफी होता है। जीवन अब किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं लगता। तुलना धीमी हो जाती है। दूसरों की गति से खुद को नापने की आदत कम होने लगती है। इंसान अपनी चाल में चलना सीखता है। वह जानता है कि तेज चलना और सही चलना एक बात नहीं होती। यह समझ काम, रिश्तों और खुद के साथ व्यवहार में उतर जाती है।
इंसान अब ज्यादा साफ सीमाएं रखता है। वह हर जगह उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन जहां रहता है वहां पूरा रहता है। उसका हाँ हल्का नहीं होता और उसका ना कठोर नहीं होता। और यहीं से एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसा आत्मविश्वास जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, जो आवाज में नहीं ठहराव में दिखता है, जो पॉस्चर में नहीं प्रेजेंस में महसूस होता है। अब बॉडी लैंग्वेज कोई अलग विषय नहीं रहती। वह चलने में, बैठने में, रुकने में, बोलने में घुल जाती है। इंसान बिना सोचे सही दूरी रख लेता है, बिना डर के आंखें मिला लेता है और बिना बोझ के चुप रह सकता है। यही वो बिंदु है जहां समझ पूरी होती है। न इसलिए कि सब सीख लिया गया है, बल्कि इसलिए कि अब सीखने की जल्दी नहीं रही। जीवन को सुधारने की जगह उसे जीने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब इंसान खुद के शरीर के साथ ईमानदार हो जाता है तो उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बहस नहीं करता, वह मौजूद रहता है। वह प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस सच्चा होता है। और सच्चाई जब शरीर के जरिए जी जाती है तो सबसे शांत भाषा बन जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने खुद को थोड़ा महसूस किया है। शायद अब लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा बदला हो, शायद अब चुप्पी उतनी अजीब ना लगती हो, और शायद अब शरीर की छोटी छोटी हरकतें पहले से ज्यादा साफ संकेत देने लगी हों। यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य था। किसी को जज करना नहीं, किसी को बदलना नहीं, बस थोड़ा ज्यादा जागरूक होना। क्योंकि जब इंसान समझने लगता है तो उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। अगर यह सफर आपको थोड़ा भी अपने करीब ले आया हो तो चैनल की पिछली वीडियो कांट हर्ट मी की बुक समरी जरूर देखें। वह वीडियो मानसिक मजबूती, अनुशासन और खुद की सीमाओं को तोड़ने की सोच पर आधारित है। और अगर प्योर कोर चैनल की बातें आपको शोर से दूर सोच के करीब ले जाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यह साझा करें कि इस पूरी सीरीज का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। और अगर लगे कि यह कंटेंट किसी और के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। कभी कभी एक सही वीडियो किसी की पूरी सोच बदल सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई समझ के साथ। तब तक खुद को सुनते रहिए,